काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 8। चोई हान ने काले ड्रैगन की ओर देखा और फिर कैले की ओर देखा और पूछा, क्या हम सब कुछ नष्ट कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके विचार हमेशा इतने अतिवादी क्यों होते हैं? केल बिस्तर पर लेट गया और चोई हान को दूर जाने का इशारा किया। जल्दी करो और जल्दी वापस आओ। ओह, और टोपी पहन लो। मैं समझता हूँ। चोई हान ने सिर्फ नाइट स्टैंड की लाइट चालू रखी और बाकी लाइटें बंद कर दी, फिर कमरे से बाहर निकलकर हंस से कुछ कहा। कैल ने अपनी आंखें बंद रखीं और सोने का नाटक किया। दरवाजा जल्दी ही बंद हो गया और हंस अंदर नहीं आया। ब्लैक ड्रैगन, जो दरवाजा खुला होने पर अदृश्य था, अपनी अदृश्यता को हटाकर बिस्तर पर उतर गया। बिस्तर का एक किनारा डूबने लगा जबकि ड्रैगन चिंतित स्वर में बोलने लगा, तुम सचमुच सो नहीं सकते। ड्रैगन की बातें सुनकर केल सोचने लगा, क्या मैं इस ड्रैगन को 4 साल का बच्चा लग रहा हूं? केल ने आह भरी और बिस्तर से उठ गया। कुछ क्षण बाद चोई हान ने एक लबादा पहने हुए खिड़की के माध्यम से कमरे में फिर से प्रवेश किया। तुम यहाँ हो, मुझे लगता है कि एक बागे निश्चित रूप से एक टोपी से बेहतर है। चोई हान ने सिर हिलाया और ड्रैगन की ओर बोलना शुरू कर दिया, जबकि केल ने अपनी टोपी पैक कर ली थी। क्या तुम भी ऐसे ही हमारा पीछा करोगे? मैं अदृश्य हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... मैंने सुना है कि ड्रैगन बहुरूपी हो सकते हैं। क्या आप इंसान नहीं बन सकते? मुझे लगता है कि यह आसान होगा। ड्रैगन का जादू उनकी इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति थी। यही कारण था कि चोई हान ने सोचा कि अगर ड्रैगन में इच्छाशक्ति हो तो वह आसानी से बहुरूपी बन सकता है। ब्लैक ड्रैगन चोई हान के शब्दों पर सूंधा। मुझे इंसानों से नफरत है। मैं इंसानों जैसा नहीं बनना चाहता। उसने कहा कि ड्रैगन कूल और भयानक होते हैं। किसने कहा कि? चोई हान के सवाल पर ब्लैक ड्रैगन ने केल की ओर देखा, फिर जल्दी से नजरें फेर ली। फिर वह अदृश्य हो गया और आसमान में उड़ गया। बिस्तर का डूबा हुआ हिस्सा वापस सामान्य हो गया। केल ने धीरे से चोई हान से बात करना शुरू किया, जो उसे अजीब भाव से देख रहा था। ड्रैगन सचमुच बहुत अच्छे हैं। वे सचमुच हैं। चोई हान ने सिर हिलाया और कैल के पीछे पीछे चला गया, जो छत की ओर जा रहा था। फिर उसने तीसरी मंजिल की छत की खिड़की से बाहर देखा और अचानक रुक गया। ओम, केल निम, क्या? उद्धरण चिन्ह ... क्या मुझे तुम्हें फिर से उठाना पड़ेगा? चोई हान के झिझकते सवाल पर कैल ने नाक भान सिकोड़ी और अपनी तर्जनी से छत की ओर इशारा किया। उस पल कैल का शरीर धीरे धीरे फर्श से ऊपर उठा और अदृश्य होने लगा। केल ने देखा कि उसका पूरा शरीर अदृश्य हो गया। फिर उसने छत की ओर देखा और बोलना शुरू किया, ड्रैगन महान और शक्तिशाली हैं। तुम सही हो, मैं महान और शक्तिशाली हूँ। अदृश्य ब्लैक ड्रैगन ने कैल को जवाब दिया। चोई हान ने देखा कि कैल की दुष्ट मुस्कान गायब होने से पहले तुरंत दिखाई दी। चोई हान को एहसास हुआ कि कैल ड्रैगन को कैसे नियंत्रित कर रहा था और उसने भी बोलना शुरू कर दिया। वाह, ड्रैगन महान और शक्तिशाली हैं। चोई हान ने ऐसा कहा तो वह भी अदृश्य हो गया और वे बिना किसी चिंता के घर से बाहर निकल सकते थे। बेशक घर की बाढ़ के चारों ओर जादुई पता लगाने वाले उपकरण थे, लेकिन वे घुसपैठियों को रोकने के लिए थे। घर से लोगों के बाहर निकलने पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। चोई हान घर से थोड़ी दूर एक छोटी सी गली में खड़ा होकर बोलने लगा, यहाँ से सब ठीक है। जैसे ही उसने ये कहा, केल और चोई हान पर अदृश्यता का जादू हटा दिया गया। केल, जिसका लेविटेशन जादू भी हटा दिया गया था, हवा में 10 सेंटीमीटर ऊपर से धीरे से नीचे उतरा। केल को घटनाओं की इस श्रृंखला से झटका लगा। ब्लैक ड्रैगन की जादुई क्षमताएं मेरी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह उसकी विशेष विशेषताओं से संबंधित है। जादू का ये स्तर पहले से ही उच्चतम स्तर के जादूगरों के स्तर से थोड़ा अधिक था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने कहा कि एक वयस्क ड्रैगन आसानी से एक पूरे राज्य को नष्ट कर सकता है यदि वह ऐसा करने के लिए तैयार हो। लेकिन एक बार जब मुझे हवा की आवाज मिल जाएगी तो मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं ब्लैक ड्रैगन या चोई हान के बिना इधर उधर घूम सकता हूँ। हवा की आवाज तीसरी प्राचीन शक्ति थी जिसे केल हासिल करने की योजना बना रहा था। हालांकि उस शक्ति को खोजने के लिए उसे रोअन साम्राज्य के उत्तर पूर्वी तटों पर जाना था। मुझे युवती अमीरू के क्षेत्र में जाना होगा। केल राजधानी से वापस आते समय साउंड ऑफ द विंड को देखने के लिए वहां जाने की योजना बना रहा था। दूसरों के लिए उसका बहाना ये होगा कि वह दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना चाहता था, क्योंकि वह पहले से ही बाहर था। यह तथ्य कि यह समुद्र के किनारे एक प्राचीन शक्ति थी, उसे थोड़ा चिंतित कर रहा था, लेकिन केल ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचने का फैसला किया क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह चुपचाप ले सकता था।
तब तक तो चोई हान का दल वैसे भी मेरे साथ नहीं होगा। केल को यकीन था कि वेल जनजाति और जलपरियां वॉल्यूम 4 के अंत में उत्तर पूर्वी तटों पर दिखाई देंगी। पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपों के बीच समुद्र में युद्ध। उसे बस इतना करना था कि उस समय तटों से दूर रहना था। वेल से ज्यादा उसे उन पागल जलपरियों से बचने की जरूरत थी। केल ने अपनी टोपी से अपने लाल बालों को ढक लिया और जेब से नक्शा निकाला। फिर उसने आगे बढ़कर काम शुरू कर दिया। मेरे पीछे आओ। अभी भी अदृश्य ब्लैक ड्रैगन और चोई हान कईल के दोनों ओर चलते हुए, कईल का अनुसरण करते हुए कुलीनों के दक्षिणी जिले से बाहर निकलकर ह्यूइस के केंद्र में पहुंच गए। जैसे जैसे वे ह्यूइस के केंद्र के करीब पहुंचते गए, रात भी दिन की तरह चमकने लगी। सड़कों पर कई चमकदार लाइटें थीं, सामान बेचने वाली दुकानें थीं, और इस समय बार में सबसे ज्यादा चहल पहल थी। राजधानी की नाइट लाइफ अन्य स्थानों से सचमुच अलग है, यह जरूर है। केल ने चोई हान के शब्दों पर सिर हिलाया और फिर ह्यूइस के केंद्र में स्थित प्लाजा ऑफ ग्लोरी की ओर बढ़ गया। वे अपने सामने एक गोल प्लाजा देख सकते थे जिसके चारों ओर फव्वारे थे। प्रत्येक फव्वारे के चारों ओर नागरिकों के समूह एकत्र थे। वे तीनों नागरिकों को काम के लंबे दिन के बाद अपने परिवार या दोस्तों के साथ आराम करते हुए देख सकते थे। चूंकि अभी रात के 9 बज रहे थे, इसलिए वे रात 11 बजे तक चौक पर मौज मस्ती करते रहे जब तक कि गार्ड गश्त करने नहीं आ गए। केल ने बाईं ओर देखा। चोई हान पूर्व दिशा में फव्वारे के पास कुछ परिवारों को एक साथ हंसते हुए देख रहा था। केल, जो इत्मीनान से चोई हान और उनके सामने के दृश्य को देख रहा था, बोलना शुरू कर दिया। ऐसा करो कि कोई हमें सुन न सके। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उनके चारों ओर एक अदृश्य गुंबद दिखाई दिया। ये कुछ ऐसा था जिसे केवल केल, चोई हान और ब्लैक ड्रैगन ही देख सकते थे, जो गुंबद के अंदर थे। चोई हान ने अंततः कैले की ओर देखा। एक चीज होती है जिसे जादुई बम कहते हैं। एक बम, हाँ, एक बम। जादुई बम कई आकार और साइज में आ सकते हैं। इस पश्चिमी महाद्वीप में जादू से प्रेरित युद्ध का एक लंबा इतिहास रहा है, इसलिए ये काफी विकसित हो गया है। चोई हान ने चुपचाप केल की कहानी सुनी। हालांकि इसमें बहुत सी पाबंदियां हैं। जादुई बम का स्थान, इसके जरिए बहने वाले मैना को नियंत्रित करना और कई अन्य कारक इन बमों को इस्तेमाल करने में काफी जटिल बनाते हैं। यही कारण है कि वे युद्ध के दौरान जादुई बमों के बजाय जादूगरों द्वारा जादू का इस्तेमाल करना पसंद करते थे। लेकिन इस बार जादुई बम पहले इस्तेमाल किए गए बमों से अलग हैं। उन बमों में से नव विकसित जादुई बम यहां तथा यहां के आसपास कई स्थानों पर 6 दिनों में फटेंगे। केल को नहीं लगता था कि उपन्यास में चोई हान और रोजलिन ने जो 5 बम पाए थे, वे अब भी वही होंगे। कहानी पहले ही बदल चुकी थी। इसका मतलब था कि यह स्थिति भी आसानी से बदल सकती थी। इसलिए केल ने एक नई योजना बनाई। हालांकि उन्हें अभी भी यकीन था कि जादुई बम आतंकवादी घटना अभी भी वर्णित अनुसार ही होगी। चूंकि मैं इस बात की पुष्टि करने में सक्षम था कि पागल जादूगर इसी राज्य में था। पागल जादूगर ही वह व्यक्ति था जिसने इस नए जादुई बम का निर्माण किया था। गुप्त संगठन अंततः राजधानी में हुई घटना के बाद रोआन साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इस बम को वितरित करेगा। संगठन के रूप में अपनी पहचान छिपाएंगे। क्या आप कह रहे हैं फटेगा? हाँ। चोई हान ने चारों ओर फव्वारों और चौक में मौजूद लोगों को देखा। तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। इसे कहीं भी दफनाया जा सकता है या किसी व्यक्ति पर भी लगाया जा सकता है। बेशक उस व्यक्ति को यह नहीं पता होगा कि यह एक बम है और वह सोचेगा कि यह कुछ और है, जैसे कि कोई ब्रेसलेट या पर्स, और उसने इसे अपने पास रख लिया है। एक व्यक्ति पर। इस वाक्य ने चोई हान को अपना सिर घुमाकर केल की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। केल ने चोई हान को ठंडे अंदाज में जवाब दिया, इसलिए हमें इसे रोकने की जरूरत है। बेशक केल ऐसा नहीं करेगा। चोई हान, रोजलिन और ब्लैक ड्रैगन ही इसका ख्याल रखेंगे। केल ने शांत रहने की योजना बनाई। केल ने राजधानी में बहुत शांत रहने की योजना बनाई। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? सरल। केल ने अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके चौक में एक पेड़ पर टिककर बोलना जारी रखा। जादुई बम संक्षेप में मैना के टुकड़े हैं। इसलिए आपको बस इतना करना है कि उच्च मैना संवेदनशीलता वाले किसी व्यक्ति को क्षेत्र का निरीक्षण करने और उन सभी स्थानों की खोज करने के लिए कहें जहां मैना की प्रचुरता हो। चोई हान ने सावधानी से पूछने से पहले केल के शांत व्यवहार को देखा। क्या यह इतना अधिक है कि इसका पता आसानी से लगाया जा सकेगा? नहीं, ये बस थोड़ा ज्यादा है जिससे किसी भी औसत जादूगर के लिए इसे नोटिस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैना का वह छोटा सा हिस्सा तुरंत आसपास के इलाके में मैना को खींच सकता है और एक बड़ा विस्फोट कर सकता है। चोई हान चिंतित दिखे। तलवार चलाने वाले और आभा चलाने वाले के रूप में वह भी मन के प्रति थोड़ा संवेदनशील थे।
हालांकि वह जादूगरों की तरह इसके प्रति उतने संवेदनशील नहीं थे और मदद नहीं कर सकते थे। केल ने, मुझे नहीं लगता कि यह आसान होगा। ये बहुत आसान है। केल ने जैसा पूछा था वैसा ही उत्तर दिया। सही उसी समय ऊपर से उत्तर आया, ये संभव है, बस परेशान करने वाला है। केल के बगल में ब्लैक ड्रैगन था, ऐसा अस्तित्व जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है। चोई हान ने तुरंत समझ लिया और अपना सिर हिला दिया। वह भूल गया था कि यह ड्रैगन एक महान और शक्तिशाली अस्तित्व था। केल ने अपने हाथ में लिया नक्शा चोई हान को सौंप दिया। मैं लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन जिन स्थानों पर बम लगाए गए हैं वे घटना से कम 2 दिन पहले लगाए गए होंगे। घटना के दिन राजा का आगमन होता था। इसका मतलब था कि सुरक्षा पहले दिन से कई गुना ज्यादा होगी। इसलिए उन्हें कम से कम 2 दिन पहले बम लगाने की जरूरत थी। मुझे अन्य स्थानों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि कम से कम एक बम इस प्लाजा के पास होगा। ये सबसे ज्यादा लोगों वाली जगह है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। इसीलिए इस प्लाजा को केंद्र बिंदु बनाया गया है। केल ने चोई हान की ओर और फिर आकाश की ओर इशारा किया। चोई हान, तुम और ड्रैगन जादुई बमों की तलाश में हर रात राजधानी में घूमेंगे। हम में से 2। केल ने चोई हान के कंधे को थपथपाया और चोई हान के सवाल का जवाब दिया। ब्लैक ड्रैगन और चोई हान को संभालने का तरीका काफी हद तक एक जैसा था। हाँ चोई हान, अगर ये तुम हो तो मुझे पता है कि तुम बिना किसी की नजर में आए चुपके से घूम सकते हो। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। चोई हान ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और फिर पूछा, एक बार जब हम इसे पाले तो हमें क्या करना चाहिए? अभी इसे यहीं छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह ... इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। हम घटना के दिन ही इससे छुटकारा पा लेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? केल मुस्कुराने लगा। क्या तुम उस जादूगर को नहीं ढूंढना चाहते? ये चोई हान के सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन चोई हान ने पहले अपना सिर हिलाया। केल ने चौक के चारों ओर देखा। हर कोई खुश दिख रहा था, लेकिन गुप्त संगठन के सदस्य उनमें शामिल हो सकते हैं। केल को नहीं पता था कि वह खून पीने वाला जादूगर कहाँ है। जादूगर शायद कहीं छिपा हुआ है या भेष बदलकर घूम रहा है। जादुई बम को फोड़ने के लिए एक जादूगर की मौजूदगी की जरूरत होती है। बम बनाने वाले जादूगर को इसे फोड़ने के लिए प्रतिबंध हटाना होगा। उद्धरण चिन्ह ... तब चोई हान ने बोलना शुरू किया। तभी उसके मन में एक विचार आया। फिर उसने खुद को रोका और कैल की ओर देखा। कैल ने उदासीन स्वर में बोलना जारी रखा। सबसे पहले बमों को खोजो। अगर तुम भाग्यशाली हो और बम लगाने वाले लोगों को ढूंढ लेते हो तो बिना किसी की नजर में आए उनका पीछा करो। चूंकि ब्लैक ड्रैगन उसके साथ होगा, इसलिए चोई हान जादू से पकड़े जाने से ठीक पहले रुक जाएगा। लेकिन केल ने सोचा कि इस प्रक्रिया में उन लोगों को ढूंढना उनके लिए मुश्किल होगा। बमों को खोजने के लिए थोड़े ऊंचे मान उतार चढ़ाव वाले स्थानों की तलाश करने में बहुत काम लगेगा। ये बहुत कठिन और थका देने वाला होगा। यही कारण है कि केल ने ये काम उन दोनों पर छोड़ दिया। वह मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था। तो क्या हमें आयोजन से 2 दिन पहले तक यूं ही घूमते रहना होगा? नहीं, तुम दोनों को 1 दिन पहले भी आना होगा। कल? क्या ये कठिन नहीं होगा, क्योंकि वहां बहुत अधिक सुरक्षाकर्मी होंगे? चोई हान ने अपना सवाल नहीं पूछा। यह मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उसके लिए प्रबंधनीय होगा। उसे बस थोड़ा और प्रयास करने और थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत होगी। उस क्षण चोई हान एक बार फिर से केल को उसकी खलनायक मुस्कान के साथ देख सकता था। केल ने अपनी जेब से एक काला गोला निकाला और चोई हान को दिखाया। आह! चोई हान ने गहरी सांस ली। वह इस काले गोले से परिचित था। यह मन डिस्टर्बेंस टूल था। इसे केल ने पहले भी एक बार इस्तेमाल किया था। यह इतना शक्तिशाली था कि एक पूरे पहाड़ को भी भेद सकता था। केल ने धीरे से मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया। उसे पता था कि बम कब फटेगा। उस दिन बहुत सारे जादूगर वहां होंगे, इसलिए यह शायद 10 मिनट भी नहीं चलेगा, लेकिन इससे मदद मिलेगी। इससे जादू से जुड़ी हर चीज उस अवधि के लिए काम नहीं करेगी। 10 मिनट पर्याप्त थे। उन्हें बस उन 10 मिनटों में बम से लदे लोगों को बचाना था। वे बहुत दिखाई देंगे, और उस समय तक चोई हान और ड्रैगन के अलावा बहुत सारे इंसान और जानवर भी काम पर लग जाएंगे। चोई हान ने काले गोले और केल के बीच बारी बारी से देखा, फिर एक घूंट लिया और बोलना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह ... केल निम, तुम ये सब अपने आप करने की योजना बना रहे थे। इसलिए केल को पता था कि चोई हान क्या कहने वाला है, इसलिए उसने उसे बीच में ही रोक दिया और चोई हान और ड्रैगन से बात करने लगा।
जाओ और काम करो। चोई हान ने केल को घूर कर देखा। केल ने बियर बार की ओर इशारा किया जो अपनी बियर के लिए मशहूर था और आगे बोला, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आज वापस आने से पहले लगभग 11 बजे तक इधर उधर देखना। चोई हान ने एक क्षण सोचा, फिर एक आह भरकर हंसा और अपना सिर हिलाया। समझ गया। आज ड्रैगन और मैं वापस लौटने से पहले प्लाजा के अंदरूनी हिस्से को देखेंगे। चोई हान ने शुरू में ये पूछने के बारे में सोचा था कि कैले उनके साथ क्यों नहीं जा रहा है। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो गया, कैले चोई हान और ब्लैक ड्रैगन के लिए सिर्फ बोझ बनकर रह जाएगा, क्योंकि वे काम कर रहे थे। केल कमजोर था। केल के शरीर से मैना का नामोनिशान तक नहीं था, न ही ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। वह सादा था, फिर भी सादा नहीं था। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊं तो कृपया मेरे लिए एक बियर खरीद दीजिए। जरूर ड्रैगन, आपकी मदद के लिए भी धन्यवाद। ब्लैक ड्रैगन ने ध्वनिरोधी गुंबद को हटा दिया, मानो वह कैल के शब्दों का जवाब दे रहा हो। चोई हान ने कैल से दूर जाने से पहले अपना सिर थोड़ा झुकाया। 2 घंटे बाद केल चोई हान और ब्लैक ड्रैगन के साथ घर पर लौटा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अगली रात भी उन्हें कुछ नहीं मिला। केल, जो रात को सो नहीं पाता था, आखिरकार दिन के बीच में जाग गया। हालांकि वह थका हुआ नहीं था, क्योंकि हृदय की जीवन शक्ति ने केल के लिए थकान महसूस करना मुश्किल बना दिया था। युवा स्वामी, क्या आप जाग रहे हैं? रॉन। केल की शहद जैसी नींद एक सपने की तरह गायब हो गई जब वह वास्तविकता में वापस आया। मैं वापस आ गया। रॉन वापस आ गया। फिर उसने केल को एक पत्र दिया। पत्र देखने के बाद केल ने कुछ समय में पहली बार रॉन को आदेश दिया, रॉन, जाओ और सबसे अच्छी शराब की एक बोतल ले आओ। ये फ्लिन मर्चेंट गिल्ड की निशानी वाला एक पत्र था। केल ने पत्र खोला तो उसमें एक वाक्य लिखा था, युवा मास्टर केल, क्या आप मुझे जल्द ही शराब पिलाएंगे? फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के नेता बिल्लोस का नाजायज बेटा जल्द ही राजधानी में पहुंच जाएगा। इस पत्र से केल को यह एहसास हुआ कि अब उसे महल के अंदर राजकुमार से मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चूंकि वहां बहुत सारे खलनायक थे, इसलिए उसे बहुत शांत रहने का समय आ गया था। रॉन ने केल के शब्दों पर अपना सिर हिलाया, लेकिन जाने से पहले एक और बात कही, मैं समझ गया। वैसे युवा स्वामी, आपको याद है कि आपको परसों महल जाना है ना? राजा द्वारा चौक में उत्सव की शुरुआत की घोषणा करने से पहले कुलीनों को क्राउन प्रिंस से मिलने का कार्यक्रम बनाया गया था। यह न तो कोई गंभीर बैठक थी और न ही कोई दावत, बल्कि दोनों के बीच का कुछ था। ये महल के उस हिस्से में होने वाला था जहां आमतौर पर महत्वपूर्ण बैठकें होती थीं। इससे पहले कि उसका ध्यान कहीं और चला जाता, केल ने युवराज और महल के बारे में सोचा। मुझे आश्चर्य है कि टेलर और केज ठीक है या नहीं। गिर गया सबसे बड़ा बेटा और पागल पुजारिन। केल ने सोचा कि वे दोनों शायद बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लेकिन अचानक उसकी पीठ को ठंड महसूस हुई और उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को सहलाया। उस ठंड ने केल को अपना मन बनाने पर मजबूर कर दिया। चलो उन दोनों के बारे में मत सोचो। केल महल में बिल्कुल शांत रहेगा। अगर कोई उसे बगल से गाली भी दे तो भी वह चुपचाप बैठा रहेगा और फिर यहाँ वापस आ जाएगा। केल ने सामने रखी मेज पर नजर डाली। वहां एरिक का एक पत्र रखा हुआ था। केल, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। ये ह्यूम निम तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लेगा, समझे? एरिक विल्समैन, पूर्वोत्तर के रईसों में से एक, उसे एक दिन में एक पत्र भेजता था। ये बहुत स्पष्ट था कि एरिक इस बात से चिंतित था कि क्या हो सकता है। केल ने मेज पर पड़े पत्र को उठाया और एक कोने में फेंक दिया। फिर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे हमारी सबसे अच्छी शराब की एक बोतल पैक कर लें। अच्छा। केल रॉन को जाते हुए देख रहा था, तभी उसने कुछ चेहरों को खुले दरवाजे से अंदर आते देखा जिन्हें उसने काफी समय से नहीं देखा था। रॉन ने दरवाजा बंद करने से पहले उन दोनों को देखा। अंदर आए दोनों ने केल के पास जाकर बात करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि अगर वे अपनी सतर्कता कम कर देंगे तो मैं उन्हें मार सकता हूं। मुझे एक तरीका दिख रहा है जिससे हम उन्हें मार सकते हैं। ये बिल्ली के बच्चे ऑन और हॉन्ग थे। ये 2 बिल्ली के बच्चे, जिन्हें केल ने कुछ समय से नहीं देखा था, उत्साहित थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें उन जानवरों को मारने का एक तरीका मिल गया है जो वुल्फ जनजाति जितने ही मजबूत थे। अच्छा काम। दोनों बिल्ली के बच्चे आए और कैल की तारीफ सुनकर उसके पैर पर अपना चेहरा रगड़ने लगे। कैल ने उन दोनों को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे यह बात परेशान करने वाली लगी। रॉन जल्द ही एक बार फिर कमरे में दाखिल हुआ। युवा मास्टर, क्या? रॉन ने केल की ओर देखा, जिसने अपना प्रश्न पूछने से पहले ऐसे उत्तर दिया जैसे उसे इसकी परवाह ही न हो।
क्या मैं आपका निजी सेवक बनकर महल में जा सकता हूँ? तुम इतना स्पष्ट सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम नहीं जाते तो कौन जाता? इस उत्तर से रॉन ने वहां से जाने का मन बना लिया। जो लोग खुद को आम कहते थे और पूर्वी महाद्वीप के अंडरवर्ल्ड पर राज करते थे, उन्होंने पश्चिमी महाद्वीप तक अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू कर दी थी। आम संगठन का सिर्फ एक अंग था और कोई भी उनकी असली पहचान नहीं जानता था। मोलन परिवार 5वीं पीढ़ी का हत्यारा परिवार था जो पूर्वी महाद्वीप में रात में राज करना चाहता था, और मोलन परिवार के उत्तराधिकारी रॉन मोलन को इस आम से नफरत थी और वह इससे डरता था। युवा मास्टर, क्या महल में तुम्हें बहुत आराम मिलेगा? रॉन। केल ने रॉन की ओर देखा, जो अपनी छुट्टी से लौटने के बाद हमेशा की तरह उसकी चापलूसी नहीं कर रहा था, और सहजता से पूछा, मेरा चेहरा और फिगर तो सुंदर है ना? म्याऊ। बिल्ली के बच्चे केल पर नाक सिकोड़ने लगे, लेकिन वे असहमत नहीं हो सके। केल एक सुंदर आदमी था जिसका शरीर सुडौल था। किम रोक्सू को कैल के बारे में सबसे ज्यादा पसंद उसका पैसा था, लेकिन उसके ठीक बाद कैल का शरीर और चेहरा था। कैल के होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे वे मुस्कुराना चाहते हों। बिल्कुल, हमारे युवा मास्टर पूर्ण पैकेज हैं। लेकिन वह मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई। मैंने अभी क्या सुना? ये बहुत ही कोमल, गर्म और देखभाल करने वाली आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे रॉन उसके साथ खेल रहा था। केल को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई, और उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि रॉन वहां खड़ा था और उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। यह उस समय से अलग लग रहा था जब वह संतुष्ट होने का नाटक कर रहा था। केल को अब पूरे शरीर में ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन रॉन को इसकी परवाह नहीं थी और वह अपना काम करता रहा। तो फिर मैं अभी बाहर जाऊंगा। मुझे डिप्टी बटलर हंस को रिपोर्ट करना है। ओह ओह, जल्दी से आगे बढ़ो। रॉन जल्द ही चला गया और केल बंद दरवाजे की ओर देखते हुए सोचने लगा, वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? लेकिन केल को इसका कारण नहीं जानना था। रॉन की जिंदगी में दिलचस्पी रखने से क्या फायदा होगा? केल उस बंद दरवाजे को बहुत देर तक देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी। दस्तक दस्तक दस्तक। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। लाल बिल्ली का बच्चा हांग बोलना शुरू कर दिया। भेड़िए जैसी गंध आ रही है। केल ने दरवाजे की ओर देखा और बोलना शुरू किया, अंदर आए। दरवाजा खटखटाया और धीरे धीरे खुलने लगा। केल ने देखा कि भेड़िया लड़का लॉक वहां अजीब तरह से खड़ा था। लॉक ने कुछ देर तक हिचकिचाहट के बाद बोलना शुरू किया, नमस्ते, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि कब रुकना सही रहेगा, इसलिए अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकता हूँ? अंदर आए। केल अब यह अजीब सी आवाज नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने लॉक को अंदर आने का इशारा किया। लॉक ने घबराए हुए भाव के साथ सावधानी से दरवाजा बंद किया और केल के पास गया। केल ने अपने सामने सोफे की ओर इशारा किया, बैठ जाएं। धन्यवाद। लॉक सोफे पर बैठ गया और केल की तरफ देखने लगा। अपने पहले के शब्दों के विपरीत, जिसने लॉक को उसके चाचा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था, केल हेनिट्यूज नाम के इस व्यक्ति के आसपास एक आभा थी जिसके कारण उसके पास जाना मुश्किल था। ये कठिन तो नहीं था क्योंकि वह अपने चाचा की तरह मजबूत था, बल्कि ऐसा महसूस होता था कि केल से बात करना उसके लिए मुश्किल होगा। जो तुम्हारे मन में है कहो। आप देखें। लॉक ये सोच रहे थे कि क्या कहें, फिर वह सीट से उठे और केल की ओर झुके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लॉक बहुत भोला, डरा हुआ और कुछ मामलों में बेवकूफ लग रहा था। वह निश्चित रूप से उपन्यास में वर्णित प्रोफाइल में फिट बैठता था। उपन्यास में पहली बार उन्मत्त होने के बाद उसका व्यक्तित्व बदल गया, लेकिन ऐसा लगता है कि अब भी वह वैसा ही है। केल ने लॉक के धन्यवाद का जवाब दिया, जरूर, ये निश्चित रूप से आभारी होने वाली बात है। माफ करें। हाँ। लॉक के चेहरे पर अजीब सा भाव था जब वह वापस बैठा। केल ने लॉक को बैठते हुए देखा और बोलना शुरू कर दिया, अब मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। हाँ, दरअसल लॉक वापस खड़ा नहीं हो सका और बिना कुछ कहे बस अपने होंठ हिलाता रहा। उसने रोजलिन, 2 बिल्ली जनजाति बिल्ली के बच्चे, चोईहान और यहाँ तक कि हंस से भी कहानियां सुनी थीं, जिससे उसे बार बार चीजों के बारे में सोचना पड़ा। वह अभी भी चीजों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया था। केल चुपचाप लॉक को देख रहा था। वह जानता था कि लॉक कैसे पेश आएगा, इसलिए वह जल्दी से लॉक को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, युवा स्वामी, आप देखिए। लॉक को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे शुरू करे। वह बीच बीच में कैल को देखता रहा और उसके पैरों को घूरता रहा। लॉक ने 1-2 बार हल्के से अपने होठों को काटा। उसे उसका यह व्यक्तित्व बिल्कुल पसंद नहीं था।
उस समय लॉक ने एक ठंडी आवाज सुनी, जो कुछ कहना चाहते हो कह दो। माफ करें। लॉक ने अपना सिर ऊपर उठाकर केल को देखा। कमरे में आने के बाद ये पहली बार था जब लॉक ने केल से आंख मिलाई। केल ने लॉक से आंख मिलाए रखी जबकि वह बोलता रहा। अच्छा, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको इस तरह से नजरें मिलानी चाहिए। वह आगे बोलता रहा। जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो बोल दो। केल ने घड़ी की ओर देखा और फिर लॉक की ओर देखा, जो चेहरे पर खाली भाव लिए उसे देख रहा था। मैं कम से कम आपकी बात तो सुनूंगा। लॉक ने गहरी सांस ली। उसने अपने कांपते हाथों को कस लिया और आखिरकार बोलना शुरू कर दिया। मैं बड़ा भाई हूं। उसकी आवाज कमजोर थी। उसका शरीर बड़ा था लेकिन वह अभी भी एक जवान लड़का था। मुझे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी है। लॉक को पता था कि वुल्फ जनजाति का सदस्य कहलाने के लिए अभी भी उसमें बहुत कुछ कमी है। हालांकि उसके 10 छोटे भाई बहन थे जिनकी उसे अभी सुरक्षा और देखभाल करनी थी। इसके अलावा मैं भी एक भतीजा और छोटा भाई था। ब्लू वुल्फ जनजाति कायर और मूर्ख लॉक से प्यार करती थी और उससे संभालती थी। वह अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को नहीं भूल सकता था जो उसका बहुत ख्याल रखते थे। इसलिए मुझे अपना बदला लेना है। इसलिए उसे उनसे वह सब कुछ वापस करना था जो उन्होंने उससे छीना था। लॉक ने अपने कांपते हाथों को दबाया और जो भी मन में आया वह कहा। ऐसा करने के बाद उसे लगा कि उसका सिर थोड़ा सा साफ हो गया है। फिर उसने अपना सिर झुकाया और अपने पैरों और कालीन को देख सकता था। फिर उसने एक आवाज सुनी, युवा भेड़िया लड़का। लॉक ने अपना सिर ऊपर उठाया। केल हेनिट्यूस, एक बड़े घर का मालिक जिसके बारे में लॉक अपने गांव में रहते हुए सपने में भी नहीं सोच सकता था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में चोई हान ह्युंग ने कहा था कि वह कम से कम अपनी जिंदगी का दांव लगाने लायक है। ऐसा आदमी उससे बेबाकी से बात कर रहा था। तुम एक भेड़िया हो। लॉक को पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं। उसे ब्लू वुल्फ जनजाति में अपनी जिंदगी नजर आने लगी। भेड़िए अपने परिवार की रक्षा करते हैं और उन्हें खुद से भी पहले रखते हैं। मैं उन्हें एक ऐसी जनजाति मानता हूं जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। लॉक को अपने सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। मैंने सुन लिया है तुम क्या कहना चाहते थे। उस समय लॉक इस आदमी और इस कमरे में मौजूद हर चीज को साफ साफ देख सकता था। केल के दोनों ओर प्यारे कैट ट्राइब बिल्ली के बच्चे थे और कमरे में आती हुई सूरज की रोशनी से यह बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था। लॉक को अंततः वे शब्द याद आ गए जो उसे कहने थे और वे शब्द जो वह कहना चाहता था। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया मेरी मदद करें। इस शांतिपूर्ण माहौल के मालिक ने बोलना शुरू किया। धन्यवाद के लिए एक बार ही काफी था। केल इन दिनों इतना क्यों सोच रहा था कि कैसे एक कचरा की तरह व्यवहार करना है। इसकी वजह चोई हान और ब्लैक ड्रैगन थे। ब्लैक ड्रैगन खुद एक चिंता का विषय था, जबकि चोई हान उन चीजों के कारण चिंता का विषय था जो वह अपने साथ वापस लाया था। मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता। केल लॉक की मदद नहीं करना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि 10 भेड़िया बच्चे अपने माता पिता और उनके समर्थन को खोने के बाद क्या दर्द महसूस कर रहे थे। उसने खुद इसका अनुभव किया था। इसके अलावा वह पहले से ही इस स्थिति में था। वह हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता था। उन्होंने केवल न्यूनतम कार्य करने की योजना बनाई ताकि वे लागत वसूल कर सकें। केल ने लॉक की ओर बोलना जारी रखा, जो केल की यह बात सुनकर अपना सिर नीचे कर रहा था कि वह उसकी मदद नहीं करना चाहता था। हालांकि मेरी आपके साथ एक सौदा करने की योजना है। उद्धरण चिन्ह ... कोई सौदा? हाँ, केल ने बोलना जारी रखा। तुम्हें किस चीज में मदद चाहिए और बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? केल को इस भेड़िया लड़के को पढ़ाने की कोई इच्छा नहीं थी जिसे किसी भी चीज का अनुभव नहीं था। ये चोई हान या रोजलिन के लिए था। केल खड़ा हो गया क्योंकि महल में जाने से पहले उसे अभी भी कुछ काम निपटाने थे। फिर उसने भेड़िया लड़के से एक बार फिर बात की। जब तुम्हारे पास जवाब हो जाए तो वापस आना। लॉक ने एक क्षण सोचा, फिर सीट से उठकर अपना सिर झुका लिया। मैं समझ गया। जब मैं सब कुछ समझ लूंगा तो आपसे मिलने वापस आऊंगा। जरूर। केल ने एक बार लॉक के सिर पर हल्के से थपथपाया। लॉक की आंखों में जो भाव था वह काफी संतोषजनक था। तारांकन। केल ने क्राउन प्रिंस का निमंत्रण पत्र पकड़ा और गाड़ी से उतर गया। शाम 5 बजे सभा शुरू होनी थी। केल ने महल को देखा, जो हेनिट्यूज एस्टेट और राजधानी में उनके निवास दोनों के संयुक्त रूप से अतुलनीय था। खुशी का महल। सभा के स्थान का नाम खुशी का महल था और इसे राजा ने राजकुमार के जन्म की खुशी साझा करने के लिए बनवाया था। बेशक राजा अब तीसरे राजकुमार का पक्षधर था।
केल महल के बाहर एरिक, गिलबर्ट और अमीरू से मिलने और साथ में अंदर जाने की योजना बना रहा था। उसने महल की ओर देखा और सोचने लगा, क्या ये भी एक ग्लिच है? संयोगवश जब केल महल में पहुंचा, ठीक उसी समय कोई और वहां पहुंचा। वाह, ये कौन है? क्या ये हमारे प्रसिद्ध युवा मास्टर केल नहीं है? सास। केल ने अपनी आह रोक ली। वह अपने सामने खड़े व्यक्ति की आवाज से ही उसकी नापसंदगी को महसूस कर सकता था। उसके पास आने वाला व्यक्ति नियो था, जो विस्काउंट टोल्स का उत्तराधिकारी था। अब मुझे वेनियन के किसी गुर्गे से क्यों भिड़ना पड़ेगा? नियो टोल्स एक रूढ़िवादी खलनायक था। वह वेनियन के इशारे पर काम करता था। जिस गांव में ब्लैक ड्रैगन को यातना दी गई थी वह विस्काउंट टोल्स का था। और विस्काउंट टोल्स के लोग कभी भी हेनिट्यूस परिवार को पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि वे केवल एक पहाड़ से अलग थे, लेकिन धन में बहुत अंतर था। हालांकि अतीत में वे एक बार हेनिट्यूस परिवार के साथ दोस्ताना थे। 5 साल पहले जब वे मार्क्वेस स्टेन के गुट के अधीन हो गए तो सब कुछ बदल गया। बेशक वे इसे जोर से नहीं कहेंगे, लेकिन वे चुपके से नॉर्थ ईस्टर्न रईसों की बैठक पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। नियो टोल्स केल के सामने खड़े होकर खिलखिलाकर मुस्कुराया। आप अकेले हैं? वे अभी भी महल के प्रवेश द्वार से कुछ दूर थे और उपकप्तान और रॉन प्रवेश की अनुमति लेने के लिए गार्ड से बात कर रहे थे। केल, जो अपने साथ बहुत कम लोगों को लेकर आया था, नियो की ओर देखा। नियो ने देखा कि केल अकेला था और इस प्रकार उसने अपने अधीनस्थों को पीछे धकेल दिया। मैं युवा मास्टर केल से थोड़ी देर बात करने जा रहा हूं। जाओ और हमें अंदर आने की अनुमति ले आओ। नियो ने अपने अधीनस्थों को गार्ड के पास भेजा और एक कदम आगे बढ़कर केल के करीब आ गया। जब वे दोनों बहुत करीब खड़े हो गए तो नियो ने बोलना शुरू कर दिया। युवा मास्टर केल। नियो के चेहरे पर गर्मजोशी और मित्रतापूर्ण मुस्कान थी। वह धीमी आवाज में बोल रहा था जिसे केवल केल ही सुन सकता था। तुम जैसे घटिया इंसान महल में आकर क्या कर रहे हैं? आह, कितना बचकाना है। क्या यह इसलिए है क्योंकि यह एक किताब के अंदर की दुनिया है, या इसलिए क्योंकि यह एक काल्पनिक दुनिया है? क्या यह संभव है कि इस तरह के बदमाश वास्तविक दुनिया में भी मौजूद हों? वे अवश्य ही मौजूद होंगे क्योंकि वह मुझे इस तरह से उकसा रहा है। एक विस्काउंट का बेटा एक काउंट के बेटे से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? केल को लगा कि ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यह एक उपन्यास है, लेकिन वास्तव में इससे निपटने पर केल को बेहद निराशा हुई। मैं तो एमसी भी नहीं हूं। क्या मैं इस तरह की बातों से नहीं निपट सकता? केल रोन से सिर्फ इतना कहना चाहता था कि वह इन मूर्ख बदमाशों को मार डाले जिन्हें अपनी जगह नहीं पता। केल ने नियो को नीचे देखना जारी रखा। नियो की अभिव्यक्ति और भी उज्ज्वल हो गई। नियो के लिए केल एक कचरा था जो बाहर से ठीक दिखता था। नियो जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसे राजधानी में रहने के दौरान पूरे समय वेनियन की चापलूसी करनी पड़ी, केल परेशान करने के लिए एक अच्छा शिकार था। क्या तुम मुझ पर बोतल फेंकना चाहते हो या मुझे मारना चाहते हो? आगे बढ़ो और कोशिश करो। वह बस मुझे भड़का रहा है। वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वह महल में कोई जादुई वस्तु नहीं ले जा सकता, इसलिए वह जादुई रिकॉर्डिंग डिवाइस भी अंदर नहीं ले जा सकेगा। इसीलिए वह मुझे यहाँ भड़काने की कोशिश कर रहा है। अगर कैल ने यहाँ कोई हंगामा किया तो इसे एक कूड़े और एक प्रतिष्ठित रईस के बीच लड़ाई के रूप में देखा जाएगा। ये केवल नियो के लिए फायदेमंद होगा। यही कारण है कि वह कैल को हेनिट्यूस परिवार का नाम खराब करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा था। केल वहीं बैठा रहा। फिर उसने अपने सिर के अंदर एक आवाज सुनी। यह ड्रैगन था जो जादू से बोल रहा था। क्या कमीना है! यह मुझे उस कमीने वेनियन की याद दिलाता है। वह वेनियन का अनुचर है। यद्यपि केल ये बात जोर से नहीं कह सका, लेकिन ड्रैगन केल के मन में बोलता रहा। क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने की कोई जरूरत है। केल ने उस ड्रैगन की ओर अपना सिर हिलाया जो अदृश्य रहते हुए उसका पीछा कर रहा था। केल को अपना सिर हिलाते देख नियो ने एक बार फिर केल को उकसाया, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि केल उसे काटने वाला है। उसी समय केल की नजर एक नई गाड़ी पर पड़ी जो अभी अभी आई थी। धमाका! गाड़ी के रुकते ही गाड़ी का दरवाजा खुल गया और एरिक व्हील्समैन गाड़ी से बाहर निकल गया। गिलबर्ट और अमीरू भी गाड़ी के अंदर थे। केल ने एरिक को, जो अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर तेजी से उसकी ओर आ रहा था, संकेत दिया तथा अपनी तर्जनी अंगुली से नियो की ओर इशारा किया। क्यूननिम! केल की गंभीर आवाज जो उसे पुकार रही थी तथा केल की आंखों में ठंडी निगाहें एरिक को वह सब कुछ बता रही थी जो उसे जानना आवश्यक था। उससे छुटकारा पाओ। शांति से खड़े केल की आंखें एरिक को यही संदेश दे रही थीं। हम युवा मास्टर नियो, काफी समय हो गया।
एरिक तुरंत केल और नियो के बीच आ गया। नियो की आंखों में हार दिख रही थी। उसने सोचा कि उसे एक अच्छा शिकार मिल गया है, लेकिन एरिक व्हील्समैन की मौजूदगी में अब इस शिकार का पीछा करना मुश्किल था। हाँ, युवा मास्टर एरिक, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। नियो ने एरिक को इस तरह से बधाई दी और फिर युवा महिला अमीरू और युवा मास्टर गिलबर्ट को भी बधाई दी। फिर उसने उन सभी को केल के सामने खड़े देखा और अपनी जीभ चटकाए। मुझे लगता है कि वे उसे बचा रहे हैं। भले ही वह बेकार हो, फिर भी वह आखिरकार उनके पक्ष में है। नियो ने तीनों को कईल की रक्षा करते देख कुछ न करने का फैसला किया। एरिक ने नियो के इरादे को भांप लिया और धीरे से पलटकर कईल की तरफ देखने लगा। नियो की नजर भी केल की ओर गई। नियो ने अवचेतन रूप से कराहना शुरू कर दिया। केल चुपचाप अपनी बाहें क्रॉस करके नियो को देख रहा था। केल की आंखें बेहद तिरस्कारपूर्ण थीं। उसने पहले से नियो से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी निगाहें और उसके हाव भाव वह सब कह रहे थे जो कहने की जरूरत थी। श्रेणीहीन मूर्ख। इससे नियो को वेनियन की उस नज़र के बारे में सोचना पड़ा जो उसे देखती थी। हालांकि नियो को गुस्सा आया था जब वेनियन ने उसे इस नज़र से देखा था, लेकिन उसने खुद को ये कहकर सांत्वना दी कि यह एक उच्च पदस्थ रईस की नज़र थी और उसने इसे जाने दिया। केल ने कुछ देर तक नियो की हिलती हुई पुतलियां देखने के बाद मुंह फेर लिया और पीछे देखा। उसने अपने कान में ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुनी। आज वह ब्लैक ड्रैगन अपने साथ लाने का एक कारण था। आवाज रिकॉर्डिंग जादू तैयार है। केल ने ब्लैक ड्रैगन से आज जो कुछ भी हुआ उसे रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ज्यादा मैना की जरूरत होती थी और लंबे समय तक इसे बनाए रखना मुश्किल था, इसलिए केल को सिर्फ वॉयस रिकॉर्डिंग से ही संतुष्ट होना पड़ा। केल मूल रूप से ऐसा नहीं करने वाला था, क्योंकि महल में बहुत से जादूगर थे जो मन के प्रति संवेदनशील थे, लेकिन ब्लैक ड्रैगन ने उसे आश्वासन दिया कि जब तक आवाज रिकॉर्डिंग की सीमा छोटी होगी तब तक इसका पता नहीं चल पाएगा। केल ने भविष्य में इसका इस्तेमाल नियो को खून के आंसू रुलाने के लिए करने का मन बना लिया, महल के प्रवेश द्वार की ओर जाने से पहले। केल हमेशा अपने कर्ज चुकाने वाला व्यक्ति था। एरिक व्हील्समैन ने केल को एक गर्वित भाई की तरह जाते हुए देखा। वह सोच रहा था कि हर दिन उसके द्वारा भेजे गए पत्र काम कर गए होंगे। दूसरी ओर गिलबर्ट और अमीरू उत्सुक भाव से केल को देख रहे थे। केल हेनेट्यूज, जो पहले सिर्फ भड़कीले कपड़े ही पहना करता था, ने बिना किसी एक्सेसरी के एक साधारण काला पहनावा पहनना चुना। यहाँ तक कि उसके लाल बाल भी साफ और धूप से चमक रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केल नशे में नहीं था। केल का प्रत्येक कदम शांत और सहज दिख रहा था। अमीरू और गिलबर्ट ने देखा कि महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही केल ने पीछे मुड़कर देखा। केल की निगाहें जो उन्हें बुला रही थी उनके लिए सबसे अधिक उत्सुक करने वाली चीज थी। युवा मास्टर नियो, मैं तुम्हें अंदर देखूंगा। युवा महिला अमीरू और युवा मास्टर गिलबर्ट, चलो चलते हैं। एरिक गर्व से केल को देख रहा था, लेकिन अमीरू और गिलबर्ट को इससे भी अधिक अजीब अनुभूति हुई जब वे तीनों केल के सामने खड़े थे। केल ने दोनों भ्रमित लोगों और गर्वित एरिक को देखा और बोलना शुरू किया। चल दर। वे तीनों केल के पीछे महल में चले गए। गिलबर्ट और अमीरू की अजीबोगरीब अनुभूति बढ़ती ही जा रही थी जैसे जैसे वे केल के पीछे पीछे आगे बढ़ते गए। हालांकि केल को इसकी परवाह नहीं थी और उसने फैसला किया कि वह आज इन तीनों लोगों का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेगा। काउंट हेनेट्यूज के घराने के युवा मास्टर कैले निम हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। कैल ने हॉल में प्रवेश करते समय नौकर को एरिक, गिलबर्ट और अमीरू का नाम पुकारते हुए सुना। इतना खराब भी नहीं। एरिक के पीछे चलने से पहले उसने बड़े हॉल में चारों ओर देखा। युवा महिला अमीरू ने कैल की ओर देखा, फिर उसके बगल में चलकर बात करना शुरू कर दिया। युवा मास्टर केल, भोज कक्ष के सामने राजकुमार की सीट है और टेबल क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। इसका कारण अमीरू, जो ये बताने ही वाली थी कि तालिकाओं को क्षेत्र के आधार पर क्यों विभाजित किया गया है, उसने केल के हाव भाव को देखा, फिर अपनी बात बदल दी। शायद मुझे कारण बताने की जरूरत नहीं है ना? बहुत बहुत धन्यवाद युवा महिला अमीरू, लेकिन मुझे इसका कारण पता है। केल ने देखा कि अमीरू ने चेहरे पर जिज्ञासा भरे भाव के साथ सिर हिलाया और फिर कमरे के उत्तर पूर्व भाग की मेजों की ओर बढ़ गई। हॉल के अंदर 5 टेबल थे, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और बीच में। वे सभी कुलीन गुटों के आधार पर विभाजित थे। युवराज इस तरह की चीजों में अच्छे हैं। उन्होंने पृष्ठभूमि में चीजों को नियंत्रित किया ताकि गुटों में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा हो और साथ ही उन्हें हर बार एक साथ आने के लिए मजबूर किया जा सके। ये क्राउन प्रिंस की विशेषता थी, लेकिन क्राउन प्रिंस अपने खुद के उपचार के बारे में भी बहुत सावधान थे।
युवराज की मेज इन सभी 5 मेजों के सामने स्थित थी, जो बाकी मेजों से लगभग 2 कदम ऊंची थी। दूसरे और तीसरे राजकुमार की सीटें उनसे 1 कदम नीचे हैं। क्राउन प्रिंस की मेज से 1 कदम नीचे दूसरे और तीसरे राजकुमारों की मेज थी। भले ही यह आयोजन क्राउन प्रिंस द्वारा आयोजित किया जा रहा हो, लेकिन दूसरे और तीसरे राजकुमारों के लिए रईसों की सभा में न आना अजीब बात होगी। चूंकि क्राउन प्रिंस ही इसकी मेजबानी करने वाला था, इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि उनके दर्जे के बीच एक अंतर हो। वह वास्तव में इन छोटी, बेकार बातों पर ध्यान देता है। वास्तव में, युवराज और सत्ता के उन पदों पर बैठे सभी लोग केल के प्रकार के लोग नहीं थे। जैसा कि अपेक्षित था, हमारी मेज प्रवेश द्वार के सबसे निकट है। कैल ने एरिक की कड़वी आवाज का जवाब नहीं दिया। पैलेस ऑफ जॉय ने पूर्वी प्रवेश द्वार को निर्दिष्ट प्रवेश द्वार के रूप में खोला था, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के रईसों की मेज दरवाजे के सबसे करीब थी। हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवाज थी, लेकिन उनके पास ऐसा कोई घर नहीं था जो इतना मजबूत हो कि जोरदार आवाज उठा सके। कैल ने एरिक के कंधे को थपथपाने के लिए अपना हाथ उठाया। ये बहुत बढ़िया है कि हमारी सीट दरवाजे के पास है। इसके अलावा ये भी बढ़िया है कि हमारी सीट पर कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने हमें सिर झुकाना पड़े। अन्य क्षेत्रों में मार्क्वेस स्टेन जैसे शक्तिशाली लोग प्रभारी थे, जिनके प्रति बाकी लोगों को सम्मानपूर्ण और अधीन रहना पड़ता था। केल के साथ चल रहे अन्य 3 लोग रुक गए। उन्हें रुकता देख केल ने भी चलना बंद कर दिया। एरिक ने कुछ देर के लिए केल की ओर देखा, फिर आखिरकार बोलना शुरू किया। युवा केल। चूंकि वे अन्य लोगों के साथ थे, इसलिए एरिक ने कैले को नाम से नहीं। मुझे खुशी है कि मेरे प्रयास सफल हुए हैं। प्रयास? कौन से प्रयास? केल ने आश्चर्य और असमंजस के साथ एरिक की ओर देखा, लेकिन एरिक पीछे मुड़ा और गर्व से उस मेज की ओर चला गया जो प्रवेश द्वार के सबसे निकट थी। एरिक को यह नहीं पता था कि केल उसके पत्रों को कभी नहीं पढ़ता था और उन्हें कमरे के एक कोने में रख देता था। वो ऐसा क्यों है? युवा महिला अमीरू ने केल के सवाल पर अपना सिर हिलाया। गिलबर्ट ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दिखाई। फिर केल ने अपने कंधे उचकाए और मेज की ओर बढ़ गया। लेकिन एक घोषणा ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। मार्क्वेस स्टेन के घराने के युवा स्वामी वेनियन स्टेन आ गए हैं। केल को समझ में आ गया कि नियोटोल्स उनके साथ जॉय पैलेस के अंदर क्यों नहीं गया। वेनियन। नियोटोल्स मार्क्वेस स्टेन के उत्तराधिकारी वेनियन के ठीक पीछे खड़ा था। लेकिन केल को नियो या वेनियन जैसे मूर्खों की परवाह नहीं थी। केल। एरिक ने केल को आवाज दी, जो अचानक तेजी से अपनी सीट की ओर चलने लगा, लेकिन केल ने उसे दूर भगा दिया और बैठ गया। युवा मास्टर कैले, आपका स्वागत है। नमस्ते, युवा मास्टर केल। केल ने उन सभी सम्मानपूर्ण अभिवादनों का संक्षिप्त उत्तर दिया। नमस्ते, आप सभी को देखकर अच्छा लगा। अचानक मेज पर सन्नाटा छा गया और केल ने दूसरों को पता चले बिना ही अपना हाथ मेजपोश के नीचे डाल दिया। मैं जानता था, वह अदृश्य ब्लैक ड्रैगन के शरीर को हिलता हुआ महसूस कर सकता था। योजक चिन्ह। मैं ठीक हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक हूँ। केल ने अपने दिमाग में ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुनी और उसके हिलते हुए शरीर को थपथपाया। गुस्सा और डर। ब्लैक ड्रैगन का दिमाग अभी दोनों से भरा हुआ था। यही कारण है कि जब आप युवा होते हैं तो आघात इतना डरावना होता है। ब्लैक ड्रैगन को यह नहीं पता था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे, क्योंकि उसके शरीर को जो शारीरिक आघात याद था, वह उसके दिमाग की तर्कसंगतता के अनुरूप नहीं था। मैं ठीक हूँ। मैं एक महान और शक्तिशाली ड्रैगन हूँ। जब ब्लैक ड्रैगन ने कहा कि वह उसका पीछा करना चाहता है, तो केल ने उससे कहा था कि वेनियन स्टेन भी यहाँ होगा। उसने ब्लैक ड्रैगन से यह भी वादा करवाया कि वह आज वेनियन स्टेन को नहीं मारेगा। उसने ड्रैगन से कुछ और भी वादा किया। बाद में, मैं उस कमीने और बाकियों को जरूर मार डालूंगा। ब्लैक ड्रैगन उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देने की योजना बना रहा था ताकि वे धूल के महीन कणों में बदल जाएं। केल ने ब्लैक ड्रैगन की बेहद गुस्से वाली आवाज सुनकर उसे शांत किया। शुक्र है, ऐसा नहीं लग रहा था कि इस गुस्से की वजह से उसका मन बेकाबू हो रहा था। केल ने सोचा कि ड्रैगन वाकई बहुत ही तर्कसंगत प्राणी है। केल ने भविष्य में वेनियन और मार्क्वेस स्टेन के साथ गठबंधन करने वाले बेवकूफों के लिए आने वाले नरक के बारे में सोचा और ड्रैगन को थपथपाना बंद कर दिया। शुक्र है, ऐसा नहीं लगा कि ड्रैगन बेकाबू होकर भागेगा। अगर ऐसा होता तो यह महल आसानी से नष्ट हो जाता और शायद कैल भी मर जाता। कैल ने राहत की सांस ली, फिर चारों ओर देखा। वह देख सकता था कि एरिक का समूह और वेनियन का समूह दोनों इस ओर जा रहे थे। ये समझ में आता था क्योंकि वेनियन की मेज उनके बगल में उत्तर पश्चिम की मेज थी। टैप टैप। काले ड्रैगन ने अपना सिर केल के पैर पर रगड़ा। ब्लैक ड्रैगन की हरकत से केल को एक पल के लिए चिंता हुई।
उसने उस समय एरिक से आंख मिलाई, जो अपनी आंखों से केल को उत्साहपूर्वक संकेत दे रहा था। चुप रहो, शांत रहो। केल ने संकेतों को अनदेखा कर दिया। फिर उसने सोचा कि वह वेनियन को न जानने का नाटक कैसे कर सकता है। हालांकि उसकी सारी सोच व्यर्थ हो गई, क्योंकि वेनियन ने पहले उसका अभिवादन किया। बहुत दिनों बाद मिले युवा मास्टर केल, वेनियन स्टेन। ऐसा लग रहा था कि पिछली बार जब वे मिले थे तब से उनके चेहरे पर और भी झुर्रियां आ गई हैं, लेकिन फिर भी वह एक सौम्य मुस्कान दिखा रहा था जो एक रईस के लिए उपयुक्त थी। हालांकि न्यू टोल्स उसके पीछे बहुत चिंतित दिख रहा था। केल ने खिलखिलाकर मुस्कुराया और बोलना शुरू किया। नमस्ते युवा मास्टर वेनियन। पिछली बार विस्काउंट टोल्स के क्षेत्र में मिलने के बाद से यह हमारी पहली मुलाकात है। वेनियन की कोमल मुस्कान और अधिक गहरी हो गई, जबकि नियो का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। मार्क्वेस स्टेन राज्य की राजनीति में 4 नेताओं में से एक थे। ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किया। इतना ही नहीं, यह विस्काउंट टोल्स के क्षेत्र जैसे निम्न श्रेणी के कुलीन क्षेत्र में था। यह स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि विस्काउंट टोल्स मार्क्वेस के गुट के अधीन था। स्वाभाविक रूप से पूर्वोत्तर के सभी रईसों ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी और हॉल में मौजूद अन्य रईसों ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया। पूर्वोत्तर इस समय एक ऐसा क्षेत्र था जिसका कोई नेता नहीं था। सही है, मैं अपने दोस्त युवा मास्टर नियो से मिलने गया था और वापस घर जा रहा था। वेनियन स्टेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसकी ओर देख रहे हैं। उसके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाना कोई समस्या नहीं थी। वेनियन कैल को देख रहा था, मानो वह उसे देख रहा हो, लेकिन उसकी आवाज अभी भी कोमल थी। हाँ, हमने कहा था कि हम राजधानी में एक साथ ड्रिंक करेंगे। हमने सचमुच ऐसा किया। केल और वेनियन दोनों ही एक दूसरे से बात करते हुए बहुत शांत लग रहे थे। हालांकि उन्हें देखने वाले लोग उतने शांत नहीं थे। केल ने न्यू टोल्स की ओर देखा, जो उसे देख रहा था, और मुस्कुराने लगा। केल की मुस्कान को देखते हुए नियो झेप गया। हाँ, ठीक है। आपसे मिलने के अगले दिन युवा मास्टर वेनियन, विस्काउंट टोल्स के शूरवीरों में से एक, मुझे खोजने आया था। केल ने बहुत चिंतित भाव से नियो से बात करना शुरू किया। मैंने सुना है कि विला को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। क्या सब कुछ ठीक है? नियो के कंधे हिल गए और केल ने देखा कि वेनियन के होठों के कोने फड़कने लगे हैं। क्या आपने इसके बारे में सुना है युवा मास्टर वेनियन? मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा, क्योंकि आपने कहा था कि आप दोनों अच्छे दोस्त हैं। वेनियन ने आखिरकार कुछ समय बाद जवाब दिया। वह बहुत स्वाभाविक तरीके से बोल रहा था, लेकिन केल को वेनियन के शब्दों में छिपा गुस्सा महसूस हो रहा था। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं हैंगओवर ड्रिंक पीते हुए इस बारे में सुनकर कितना हैरान हो गया था। वे कैसे पूरी जगह को खंगाल सकते थे और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने कहा कि तुमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया है, युवा मास्टर नियो। दुनिया में सबसे अधिक परेशान करने वाले लोग वे थे जो बकवादी थे, जिनमें कोई चातुर्य नहीं था, तथा जो धर्मात्मा थे। केल अभी तीनों की तरह ही व्यवहार कर रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था। केल ने नियो से गर्मजोशी से बात की। युवा मास्टर नियो, खुश हो जाओ। हमें अपने जीवन में कम से कम एक बार ऐसी अविश्वसनीय परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। नियो वेनियन की ओर देख भी नहीं सका, क्योंकि वह बस बेतरतीब ढंग से केल को जवाब दे रहा था। जब ऐसी कोई भयानक घटना घटती है तो आपको सब कुछ भूलने के लिए शराब पीने की जरूरत होती है। युवा मास्टर नियो, चलो आज रात नशे में धुत हो जाएं। युवा मास्टर वेनियन, क्या आप भी हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? वेनियन ने शांति से केल को देखा। ब्लैक ड्रैगन को खोने के बाद से वह मार्क्वेस का भरोसा खो चुका था। वेनियन को शूरवीरों की गवाही और पीछे छोड़े गए सबूतों के आधार पर उस संगठन पर शक था जिसने उसे ब्लैक ड्रैगन दिया था, लेकिन वह केल के समूह के लिए अपने संदेह से छुटकारा नहीं पा सका, जिसने उसी समय वहां एक रात बिताई थी। लेकिन उसके पास केल पर शक करने का कोई ठोस कारण नहीं था। इसीलिए उसने एक बार फिर पुष्टि करने के लिए केल से बात की थी। यदि आप शराब पीते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो हैंगओवर के कारण शराब पी लेते हैं, तो आपकी सारी बुरी यादें गायब हो जाएंगी। लेकिन केल हेनिट्यूस को पहले की तरह बकवास करते देख वेनियन को एहसास हुआ कि उसे कुछ भी पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद युवा मास्टर केल। शायद अगली बार। ये निराशाजनक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगली बार ऐसा ही होगा। वेनियन कैल के पास से गुजरा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने कैल को नियो से बात करते हुए सुना। आपका शूरवीर बहुत पीला था युवा मास्टर नियो। आपको ऐसी स्थिति के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए था।
आप एक ही बार में इतनी सारी कीमती चीजें कैसे खो सकते हैं? खुश हो जाए। हो सकता है कि आपने जो खोया है उसे आप वापस न पा सकें, लेकिन आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आपको बस जीना है। ये कचरा। वेनियन उन कुलीन लोगों की ओर देखकर मुस्कुराया जो ये सुनकर उसे देख रहे थे कि वह उत्तर पूर्व की ओर गया है, और उसने अपना गुस्सा दबा लिया। वह बेवकूफ अजगर और वह लकवाग्रस्त कमीना, वे सब कहाँ चले गए? वेनियन चलते समय सिर्फ आगे की ओर देखता रहा। वेनियन को दूर जाते हुए देखने के बाद केल ने बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद पीले रंग के नियो से मुंह मोड़ लिया। बेशक ऐसा करने से पहले उसने नियो को एक आखिरी टिप्पणी दी। खुश हो जाओ। केल को पता था कि वेनियन नियो को बुरी तरह से घायल कर देगा। युवा मास्टर केल। केल ने एरिक को देखा, जो ऐसा लग रहा था कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे कहे। फिर वह वापस बैठ गया। अब मेरी बारी है। ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुनकर केल ने अपना सिर हिलाया और मेज के चारों ओर देखा। पूर्वोत्तर के सभी रईस उसकी ओर देख रहे थे। शायद ये पहली बार था जब उन्होंने केल का इतना सामान्य रूप देखा था। यही कारण था कि केल ने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपने सामने रखी शराब की बोतल उठा ली। वे सभी लगभग तुरंत ही नजरें फेरने लगे। ये थी कूड़े की ताकत। हालांकि दूसरी मेजों पर बैठे लोग अभी भी उत्सुकता से कईल को देख रहे थे। कईल ने उन लोगों की नजरों को अनदेखा करते हुए बोतल एरिक को थमा दी। मैं इसे बाद में पी लूंगा। उद्धरण चिन्ह ... जरूर। केल ने एरिक से नजरें हटा ली, जो महल में आने के बाद पहली बार अनौपचारिक रूप से बोल रहा था, और हॉल के प्रवेश द्वार पर लगी घड़ी की ओर देखा। दावत शुरू होने का समय जल्द ही होने वाला था, इसलिए सभी रईस अपनी सीटों पर बैठ गए। कारण स्पष्ट था, वेनियन स्टेन के प्रवेश के साथ ही शेष 3 शक्तिशाली परिवार भी प्रवेश कर गए। ड्यूक गायरे के घराने के युवा मास्टर एंटोनियो गायरे आ गए हैं। ड्यूक गैरे के परिवार के एंटोनियो गेरे, ड्यूक ओरसेना के परिवार की युवती करिन ओरसेना, तथा राज्य के अन्य माक्विस एलान। वे सभी अपने अधीनस्थों के साथ हॉल में दाखिल हुए। उन सभी के दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद हो गया, लेकिन कोई भी उनसे बात करने के लिए नहीं उठा। केल आराम से अपनी कुर्सी पर झुक गया और बैंक्वेट हॉल के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। घड़ी शाम के 5 बजने के करीब थी। क्लिक क्लिक, घड़ी ठीक शाम के 5 बजे पहुंची। चीख। बड़ा दरवाजा खुला और इस समारोह के मुख्य पात्र अपने दल के साथ प्रकट हुए। नौकर पूरी रात जितना चिल्लाया था उससे भी अधिक जोर से चिल्लाने को तैयार था, लेकिन सामने खड़े व्यक्ति ने नौकर को रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा दिया। रोआन साम्राज्य का युवराज, राज्य का सबसे बड़ा राजकुमार अल्बरू क्रॉसमैन। ऐसा लग रहा था कि उसे लोगों का ध्यान आकर्षित करने में मजा आ रहा था, क्योंकि वह बिना किसी परिचय के अपनी ऊंची सीट पर जा रहा था। सभी रईस उसका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए, और क्राउन प्रिंस अल्बेरू दूसरे और तीसरे राजकुमारों को पीछे छोड़ते हुए हॉल में सबसे ऊंची जगह पर चला गया। टकराना। जैसे ही वह अपनी सीट के सामने खड़ा हुआ, दरवाजा बंद हो गया। इसका मतलब था कि सभी लोग वहां मौजूद थे। युवराज अल्बरू ने दूसरे और तीसरे राजकुमारों के साथ साथ बाकी सभी की ओर देखा और बोलना शुरू किया। आपका स्वागत है। मेरे निमंत्रण पर प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद। ये वह जगह थी जहां उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं थी। अल्बेरू ने ऊपर से नीचे देखा। केल ने खाली नजर से उसे देखा, फिर घड़ी की तरफ देखा। अब समय आ गया है कि वे यहाँ आए। वह व्यक्ति जो कुछ समय तक यहाँ के सभी रईसों के बीच गपशप का विषय बना रहेगा, अभी तक नहीं आया था। केल को क्राउन प्रिंस का बोलना शुरू करते हुए सुनाई दिया। इस राज्य को चमकाने वाले बहुमूल्य व्यक्ति, हमारे राज्य के भावी नेता, ये राजकुमार बहुत खुश है कि आप सभी इस सभा में आए हैं। युवराज धीरे धीरे अपनी बकबक की भाषा का इंजन चालू कर रहे थे। यह उसी समय की बात है। युवराज ने अपनी नजर प्रवेश द्वार की ओर घुमाई। बंद दरवाजे को धक्का दिया जा रहा था, मानो उसे फिर से खोला जा रहा हो। वह उस जगह से कुछ बकबक की आवाज सुन सकता था। केल चुपके से मुस्कुराने लगा। उसी समय एक नौकर दूसरे दरवाजे से तुरंत राजकुमार के पास पहुंचा। वे यहाँ हैं। केल निश्चित था। उस समय युवराज एक क्षण के लिए गहन विचार में डूब गए, फिर उन्होंने शूरवीर की ओर हाथ हिलाया, जो अंदर झांक रहा था। चीख। बड़ा दरवाजा एक बार फिर खुल गया। चूंकि यह मामला युवराज का था, इसलिए नौकर ने उस व्यक्ति का नाम पुकारने की हिम्मत नहीं की। लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सही समय पर एक व्हीलचेयर भोज हॉल में प्रवेश किया। टेलर स्टेन, मार्क्वेस स्टेन का लकवाग्रस्त सबसे बड़ा बेटा। वह पागल पुजारिन केज के साथ भोज हॉल में पहुंचा था। उस समय टेलर और केज की निगाहें बिना किसी की नजर में आए केल से तेजी से गुजर गईं।
लेकिन उन तीनों के लिए इतना ही काफी था। टकराना। भोज कक्ष का दरवाजा एक बार फिर कसकर बंद हो गया। टेलर स्टेन ने आलीशान और औपचारिक कपड़े पहने हुए थे, भले ही वह व्हीलचेयर पर था, और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। प्रीस्टेस केज ने मृत्यु के देवता प्रीस्टेस की पोशाक पहन रखी थी। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी पहचान उजागर करने का निर्णय ले लिया है। केल ने सोचा कि यह एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। मौत के देवता के मंदिर को इससे सिरदर्द हो सकता है, लेकिन केज को इसकी परवाह क्यों होगी? यह क्या है? नॉर्थ वेस्ट टेबल से एक चौंकी हुई और गुस्से भरी आवाज आई। जब केल ने मुड़कर देखा तो वेनियन गुस्से में अपनी सीट से उछल पड़ा और टेलर को घूरने लगा। यह ऐसी प्रतिक्रिया थी जो आप सामान्यतः वेनियन से कभी नहीं देख सकते थे, और यह प्रतिक्रिया महान शिष्टाचार के विरुद्ध थी, लेकिन वेनियन इस समय शिष्टाचार की परवाह करने की स्थिति में नहीं था। केल ने मंच के ऊपर की ओर देखा। युवराज अल्बरू ने अपनी बाहें खोली और बोलना शुरू किया। मुझे यहाँ मार्क्वेस स्टेन के सबसे बड़े बेटे टेलर स्टेन और मृत्यु के देवता की पुजारिन को देखने की उम्मीद नहीं थी। क्राउन प्रिंस खुश लग रहे थे। टेलर ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही अपना सम्मान दिखाया। मैंने सुना है कि राज्य के कुलीनों को आपकी महारानी से मिलने और चर्चा करने का अवसर मिला था। बिना निमंत्रण के आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्राउन प्रिंस अल्बेरू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। केल को उस मुस्कुराहट से पता चल गया कि अल्बेरू ने ठीक से समझ लिया था कि टेलर का क्राउन प्रिंस के साथ चर्चा करने का क्या मतलब था। मैंने प्रत्येक घर के प्रतिनिधि के लिए कहा था, लेकिन अगर घर का कोई प्रतिनिधि नहीं है तो कोई समस्या नहीं है कि कौन आता है। मुझे लगता है कि आप शायद इस बात से नाराज थे कि मैंने मार्क्वेस के घर को केवल एक निमंत्रण भेजा था, मिस्टर टेलर। बस थोड़ा सा, महाराज। केल ने वेनियन की ओर देखा। एक ऐसा घराना जिसका कोई प्रतिनिधि नहीं था। हालांकि यह आधिकारिक नहीं था, लेकिन सभी जानते थे कि वेनियन मार्क्वेस का उत्तराधिकारी बनने जा रहा था। क्राउन प्रिंस के शब्दों को वेनियन पर कटाक्ष करने के लिए कहा गया था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि मार्क्वेस स्टेन तीसरे राजकुमार के करीब थे। यही तो अजीब बात है। केल को यह तथ्य अजीब लगा। हालांकि केल को इसकी परवाह नहीं थी और उसने इस पर गौर नहीं किया, लेकिन भले ही राजा तीसरे राजकुमार को प्यार करता हो, लेकिन क्राउन प्रिंस को बदलना आसान नहीं होना चाहिए। फिर भी उपन्यास में दूसरे और तीसरे राजकुमारों के प्रति क्राउन प्रिंस असहज और सतर्क था, और मार्क्वेस स्टेन तीसरे राजकुमार के करीब था। अन्य सभी गुटों के पास भी एक राजकुमार था जिसका वे समर्थन करते थे। मुझे लगता है वहां कुछ है। स्वाभाविक रूप से वह कुछ ऐसी बात थी जिसके बारे में केल जानना नहीं चाहता था। मुझे आपको परेशान करने के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि आप बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं, मिस्टर टेलर। हमारी आखिरी मुलाकात को काफी समय हो गया है। टेलर ने मुस्कुराते हुए युवराज को जवाब दिया। महाराज, मेरे पैर भले ही न हिले, लेकिन मेरे हाथ, सिर, आंखें, कान, मुंह और बाकी सब कुछ अभी भी पूरी तरह से जीवित है। नहीं, बल्कि वे और भी मजबूत हो गए हैं। मैं समझ गया। वास्तव में तुम अभी भी जीवित हो। मैं ये तथ्य भूल गया था कि सबसे मजबूत वह है जो अंत तक जीवित रहने में कामयाब होता है। केल देख सकता था कि राजकुमार पूरी तरह से नशे में था। फिर उसने मुड़कर देखा कि वेनियन के चेहरे पर एक बार फिर से एक महान व्यक्ति जैसा भाव था, लेकिन वह अभी भी टेलर को तीखी निगाहों से घूर रहा था। केल को ये स्थिति काफी मनोरंजक लगी। ये देखना मजेदार होगा। क्राउन प्रिंस, टेलर, वेनियन और अलग अलग गुटों के रईस, उन सभी के चेहरों पर भाव देखना मजेदार था। इसने कैल को पॉपकॉर्न के लिए तरस आया। यह एक तनावपूर्ण स्थिति थी जो किसी भी क्षण भड़क सकती थी। केल को यह बात बहुत पसंद आई कि वह चुपचाप बैठा रहेगा। तो क्या वह महिला मृत्यु के देवता की पुजारिन है? केज नामक शाश्वत विश्राम का ये सेवक आपका अभिवादन करता है, महामहिम। केज एक संत की तरह लग रही थी, क्योंकि उसने मृत्यु के देवता की पुजारियों का पारंपरिक अभिवादन कहा था। हालांकि उसके दिमाग में शापों के बारे में बहुत ज्ञान था। टेलर से बात करने से पहले युवराज ने केज का अभिवादन स्वीकार किया। बाद में बात करते हैं। ये सभा शुरू होने का समय हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों को कहाँ बैठाऊं। क्राउन प्रिंस ने पुष्टि की कि वह बाद में टेलर से बात करने के लिए कुछ समय निकालेंगे। केल ने नॉर्थ वेस्ट टेबल की तरफ देखा। वे सभी चिंता और बेचैनी से भरे हुए थे। नियोटोल्स की हालत खास तौर पर खराब थी, क्योंकि वह बेहद चिंतित और बेचैन लग रहा था। नियोटोल्स को इस तरह से व्यवहार करते देख केल मुस्कुराने लगा। नियो ने भौहें सिकुड़ी और अपनी तरफ मुड़ते हुए सोचा कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है जो यह नहीं बता सकता कि अभी क्या हो रहा है। केल ने नियो की हरकतों को मुस्कुराते हुए देखा, फिर अपना सिर ऊपर उठाया और टेलर की तरफ देखने लगा। यह उसी पल की बात है।
हम केल ने क्राउन प्रिंस से नजरें मिलाईं। यह एक संयोग था। क्राउन प्रिंस अल्बेरू इधर उधर देख रहा था कि टेलर और केज के लिए कौन सी जगह सही रहेगी, और केल टेलर की तरफ देखने के लिए मुड़ रहा था। लेकिन इस प्रक्रिया में उन दोनों की नजरें मिल गईं। केल को तुरंत ही बुरा महसूस हुआ। यहीं, मुझे लगता है कि यह आपके लिए एक अच्छी जगह है। युवराज ने अपना मन बना लिया और केल को जल्दी ही पता चल गया कि वह स्थान कहाँ होगा। मुझे लगता है कि यह एकमात्र संभावित स्थान है। यह एकमात्र ऐसी मेज थी जिस पर कोई उच्च पदस्थ कुलीन व्यक्ति नहीं था। हालांकि ऐसे परिवार भी थे जिन्होंने अलग अलग गुटों के अधीन रहना चुना, फिर भी इस मेज पर सत्ता का संतुलन बना हुआ था। इसके अलावा इस मेज पर एक ऐसा घर था जो इतना मजबूत और धनी था कि उच्च पदस्थ कुलीन लोग भी उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मिस्टर टेलर नॉर्थ ईस्ट रईसों की मेज पर बैठ सकते हैं, बस वहां कुछ अतिरिक्त सीटें हैं। हॉन्फना। केल ने नियो की सांस फूलने की आवाज सुनी और एरिक के चिंतित चेहरे को देखा जब उसने अपनी नजर टेलर और केज की ओर घुमाई। हमारे लिए सीटें उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये कुछ भी नहीं था। हमें ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए जो भविष्य में राज्य के लिए महान योगदान देंगे। राजकुमार ने पूर्वोत्तर के कुलीनों की मेज की ओर देखते हुए यह बात कही। जैसे ही अल्बेरू ने बोलना शुरू किया, नौकर तुरंत मेज की ओर दौड़ पड़े। क्या हम सीटें थोड़ी ठीक कर सकते हैं? क्राउन प्रिंस को कौन मना कर सकता है? एरिक ने खड़े होकर अल्बेरू को जवाब दिया। बेशक महाराज। एरिक इस तरह से कार्य करने में सक्षम था क्योंकि उसे उत्तर पूर्वी तटरेखा में निवेश के बारे में अल्बेरू से बात करने की आवश्यकता थी और क्योंकि उसने किसी अन्य उच्च श्रेणी के रईस के अधीन होने से इनकार कर दिया था। उसके कार्यों ने मेज पर बैठे अन्य रईसों को भी खड़ा कर दिया और नौकरों ने टेलर और केज को शामिल करने के लिए जल्दी से मेज को व्यवस्थित करने का काम किया। ये बिना किसी समस्या के आगे बढ़ गया। लेकिन कैल, जो ये सब बगल से देख रहा था, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। एरिक ने कैल के चेहरे पर ध्यान दिया और जल्दी से चिंतित भाव के साथ कैल के पास आया और फुसफुसाया। केल, याद रखो, शांत रहो, बस शांत रहो। केल ने एरिक की बातों को नजरअंदाज किया और अपनी सीट की तरफ देखा। नए मेहमानों को केल के बगल में बैठाया जाना था। शायद ये भी क्राउन प्रिंस ने ही तय किया था। ऐसा नहीं है कि वह उन्हें किसी और के कुत्ते के बगल में रख सकता है। हमारा परिवार बाकी 4 घरों में सबसे मजबूत है। नौकरों ने मेज सजाने के बाद जाने से पहले सिर झुकाया। कृपया बैठिए। अल्बेरू ने समूह को इशारा किया और केल जल्दी से वापस बैठने के लिए चला गया। उसके बगल में कोई कुर्सी नहीं थी, हालांकि जल्द ही एक व्हीलचेयर उस जगह को भरने के लिए आ गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। टेलर ने नॉर्थ ईस्टर्न रईसों का अभिवादन किया और उनके साथ शामिल हो गया। केज स्वाभाविक रूप से टेलर के बगल में बैठ गया। वे दोनों, नहीं, तीनों, जिनमें केल भी शामिल था, ने ऐसा दिखावा किया जैसे यह उनकी एक दूसरे से पहली मुलाकात थी। यह मनोरंजक है। केल ने ब्लैक ड्रैगन की आवाज से सहमति जताई जो उसके दिमाग में घूम रही थी और उसने युवराज की ओर देखा। फिर, हालांकि इसमें थोड़ी देरी हो गई, चलिए फिर से शुरू करते हैं। युवराज ने सभा के आरंभ की घोषणा की। मैं उन लोगों को एक साथ लाना चाहता था जो हमारे राज्य के भविष्य को आगे बढ़ाएंगे और साथ में भोजन साझा करेंगे। आने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि हम एक शानदार भोजन करेंगे। जैसे ही राजकुमार ने बोलना समाप्त किया, नौकर हर टेबल पर खाने की प्लेटें लेकर आ गए। हॉल के पीछे से ऑर्केस्ट्रा ने भी बैकग्राउंड म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। असली दावत से यही फर्क था। ये दावत और चर्चा का मिश्रण था जिसमें एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाना स्वाभाविक था। युवा मास्टर केल, हम थोड़ी देर में युवराज से मिलने जाने की योजना बना रहे हैं। अमीरों की बात पर केल ने सिर हिलाया और अपनी प्लेट में रखे खाने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन उसका दिमाग थोड़ा उलझ गया। उसका इरादा क्या है? ऐसा कोई तरीका नहीं था कि क्राउन प्रिंस ने बिना किसी कारण के रईसों को एक साथ बुलाया हो। निश्चित रूप से उसके पास कोई कारण था। केल के पास इस बारे में कुछ अलग विचार थे कि यह क्या हो सकता है। ऐसा संभवतः पश्चिमी महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में चल रहे युद्ध के कारण हुआ होगा, या शायद इसलिए कि उसे विपर साम्राज्य में होने वाले गृह युद्ध की भनक लग गई होगी। विपर किंगडम वह जगह थी जहां राजकुमारी रोजलिन जा रही थी, मैजिक टॉवर वाला राज्य। विपर किंगडम में जल्द ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा। जादूगरों और गैर जादूगरों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। उसके दिमाग में बहुत सारे विचार थे, लेकिन केल ने इसके बारे में सोचना बंद करने का निर्णय लिया। मुझे इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं एकदम शांत हो जाऊंगा। ये केल का कोई काम नहीं था। वह तो बस अपने सामने रखे खाने का आनंद लेने लगा।
बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। कमजोर इंसान खाना बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। केल ने ब्लैक ड्रैगन की ईर्ष्यापूर्ण बकवास सुनते हुए भोजन का आनंद लिया। महल में भोजन वास्तव में स्वादिष्ट था। उसका हाथ अनजाने में शराब के गिलास की ओर गया जो नौकर ने उसके लिए छोड़ा था, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गया। केल, बस 5 मिनट। एरिक की ईमानदारी भरी विनती पर केल ने अपना सिर हिलाया और वापस खाने की ओर मुड़ गया। बाकी पूर्वोत्तर के रईस चुपचाप उसे देख रहे थे। पूर्वोत्तर पहले से ही एक अजीब स्थिति में था क्योंकि 10 परिवार अलग अलग गुटों में बंटे हुए थे, लेकिन अब ये जादुई बम जैसा किरदार टेलर स्टेन भी उस मेज का हिस्सा था। लोग कैले को, जो इतनी तनावपूर्ण स्थिति में भी खाना खा सकता था, उत्सुकता से देखते थे। केल को अपने सिर में ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुनाई दे रही थी। वैसे इस हॉल के चारों तरफ जादुई वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण लगे हुए हैं। ओह! केल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने लगा। उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने कुछ खास स्वादिष्ट खाया था। मैं कम से कम एक बात तो जानता हूं। तब केल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने युवराज के लक्ष्यों में से एक को समझ लिया हो। सबसे पहले राजकुमार रईसों पर नजर रख रहा था। दूसरे और तीसरे राजकुमार को भी स्वाभाविक रूप से इस बारे में पता था। इसका मतलब है कि यह कुछ ऐसा था जो पूरा शाही परिवार चाहता था। केल के होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। एरिक, जो उस मुस्कान को देखकर असहज हो गया था, अपनी सीट से उछल पड़ा। अमीरू और गिलबर्ट भी उसके पीछे पीछे ऊपर आए। वहां पहले से ही कई रईस थे जो क्राउन प्रिंस का अभिवादन करने के लिए ऊपर गए थे। उन तीनों को उठते देख केल धीरे से खड़ा हो गया और बोलते समय उसने अपने बालों को हल्के से पीछे किया। क्या हम चलेंगे? केल तीनों सरदारों के पीछे खड़ा हो गया और युवराज से मिलने के लिए मंच की ओर बढ़ गया। ओह, हमारे पूर्वोत्तर के महानुभाव! युवराज ने उन चारों का स्वागत एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ किया। युवराज उन सभी से हाथ मिला रहे थे जो उनका अभिवादन करने आए थे। अल्बेरो क्रॉसमैन, उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें उसे एक परीक्षा के राजकुमार के सजीव संस्करण की तरह दिखाती थीं। सुंदर सुनहरे बाल क्रॉसमैन परिवार रोआन साम्राज्य के शाही परिवार के लिए अद्वितीय थे। वे इसे सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक कहते थे। महाराज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एरिक विल्समैन ने काफी समय बाद पहली बार महामहिम का अभिवादन किया है। हाँ, मिस्टर एरिक। क्या हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है? एरिक ने क्राउन प्रिंस को जवाब दिया, जिन्होंने उत्तर पूर्वी तटरेखा निवेश मुद्दे को उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ उठाया। हाँ, मैं आपके साथ इस पर चर्चा करने के लिए एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं भी उस पल का इंतजार कर रहा हूँ। आप काउंट विल्समैन के परिवार के बुद्धिमान युवा स्वामी हैं। विल्समैन परिवार पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रवेश के लिए जिम्मेदार है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं इसे कैसे टाल सकता था? वह धीरे धीरे इसमें शामिल हो रहा है। केल चुपचाप वहां खड़ा एरिक को देख रहा था, जो क्राउन प्रिंस को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो धीरे धीरे अपनी तीक्ष्ण भाषा का प्रयोग कर रहा था। क्राउन प्रिंस गिलबर्ट और अमीरू की भी प्रशंसा कर रहा था। दिलचस्प। केल चुपचाप ये सब देखता रहा जब तक कि उसकी बारी नहीं आ गई। युवराज ने अपना हाथ केल की ओर बढ़ाया, जिसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। हेनेट्स परिवार के श्री केल, जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के किनारे के लिए जिम्मेदार हैं। हो सकता है कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन काउंट डेरुथ के अच्छे काम की बदौलत अब हमें अंधेरे के जंगल से डर नहीं लगता। आप नहीं जानते कि यह मेरे और बाकी सभी के लिए कितना आश्वस्त करने वाला है। आज यहाँ आते समय केल का एक लक्ष्य था। मैंने सुना है कि मिस्टर केल एक बहुत ही स्वतंत्र आत्मा है। मुझे यकीन है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हेनेटियस क्षेत्र में मूर्तियों की कलात्मक आत्माओं ने आपको एक बोध दिया है। मुझे लगता है कि आपकी स्वतंत्र आत्मा आपकी आत्मा को बहुत शुद्ध बनाती है। शायद किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ करना मुश्किल था जो इस तरह के कूड़ेदान के लिए मशहूर था। इस पहलू में क्राउन प्रिंस अद्भुत था। हालांकि उनके पास केल के बारे में अच्छी बातें करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जब तक कि केल इस सभा में कुछ भी गलत न करे। शाही परिवार पूर्वोत्तर को भी अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। इसके अलावा राजघराने के कोई भी सदस्य ऐसे नहीं थे जो काउंट हेनेटियस जैसे व्यक्ति से घृणा करते, जो अपने क्षेत्र पर बहुत अच्छी तरह से शासन करता था। यही कारण है कि कुछ लोगों के प्रति इस वरीयता का परिवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केल ने ईमानदारी से राजकुमार का हाथ पकड़ लिया और वह अपनी चिकनी चुपड़ी भाषा का इस्तेमाल करने लगा। अब उसकी बारी थी। क्राउन प्रिंस के बाल सुनहरे थे और उन्होंने औपचारिक पोशाक पहन रखी थी। केल के बाल भी लाल थे और उन्होंने औपचारिक पोशाक पहन रखी थी। दोनों ही शांत दिख रहे थे।
केल की शांत आवाज हवा में गूंज रही थी। आज महामहिम से मिलने के बाद मुझे भी कुछ महसूस हुआ। मुझे एहसास हुआ कि हमारे वर्तमान सूर्य के अलावा महामहिम हमारे पास आप भी हैं, जो रात में नागरिकों की देखभाल करने के लिए रात भर चमकेंगे। यह मेरी आंखों के लिए एक अद्भुत छवि थी। केल की आवाज बहुत शांत और सहज थी और वह बहुत आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था। उद्धरण चिन्ह ... क्या ऐसा है? लेकिन एक पल के लिए क्राउन प्रिंस उलझन में दिखे, फिर उनकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। केल ने इस बदलाव को अनदेखा नहीं किया। केल ने गंभीर स्वर में अपनी बात जारी रखी। वास्तव में महाराज, अब मैं रात को सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूं। आप हमारे नागरिकों के मन में बसे हुए सितारे हैं। एरिक के होश उड़ गए, जबकि गिलबर्ट और अमीरू अविश्वास में केल को देखने से खुद को नहीं रोक पाए। केल देख सकता था कि राजकुमार सोचने लगा है। उसे लगा कि उसने अपने लक्ष्य, राजकुमार से दूर होने की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। उसी समय ब्लैक ड्रैगन ने कुछ अजीब बात कही। इस कमजोर राजकुमार ने जादू से अपने बाल क्यों रंगे? यह उस स्तर का है जिस पर केवल मेरे जैसे महान और शक्तिशाली ड्रैगन ही ध्यान दे सकता है। क्या किसी दूसरे ड्रैगन ने उसके बाल रंगे थे? नहीं, क्या ये किसी और तरह की शक्ति है? बकवास। इस क्षण केल को एहसास हुआ कि उसने एक और बेकार रहस्य जान लिया है जिसे वह किसी और को जरा भी नहीं बता सकता। क्या इस बार जन्म रहस्य है? केल को ऐसी बातों के बारे में जानने की कोई परवाह नहीं थी। केल ने राजकुमार की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया और सोचने लगा। नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। ब्लैक ड्रैगन लगातार ये पूछता रहा कि आखिर एक ड्रैगन ऐसे बेकार आदमी के लिए अपने जादू का इस्तेमाल क्यों करेगा, और वह ऐसा काम कभी नहीं करेगा। लेकिन केल ने उसकी बात न सुनने की पूरी कोशिश की। इसकी पुतलियां भी रंगी हुई हैं। ये कमजोर जरूर कोई साजिश रच रहा है। कमजोर इंसान, सावधान रहना। अगर तुम बात करना बंद कर दोगे तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ये व्यक्ति कमजोर नहीं है। कमजोर इंसान, ज्यादा सावधान रहना, तुम मर जाओगे। बकवास। केल को इस काले ड्रैगन से डर लग रहा था, जो पहली बार बेकार की बातें समझा रहा था। साथ ही केल का दिमाग तेजी से सोचने लगा। राजकुमार की मां रानी नहीं थी, वह एक उपपत्नी थी, और वह मूल रूप से एक नौकर थी, जो शाही परिवार में काम करने वाले नागरिकों में से एक थी। तीसरे राजकुमार की मां वर्तमान रानी थी। कहा जाता है कि जब राजकुमार युवा था तब राजकुमार की मां की संदिग्ध मृत्यु हुई थी। केल ने स्वाभाविक रूप से युवराज की मां की असली पहचान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। राजकुमार को औसत दर्जे का माना जाता था, लेकिन ड्रैगन कह रहा था कि वह कमजोर नहीं है। उपन्यास में चोई हान ने भी राजकुमार को सामान्य माना था, तो वह क्या छिपा रहा था? और ड्रैगन को ये कैसे पता चला? उद्धरण ... नहीं, वह इसे छिपाए या नहीं, यह मेरा काम नहीं है। केल ने बड़बड़ाते काले ड्रैगन की बात नहीं सुनी। कुछ वाकई दिलचस्प रहा होगा, क्योंकि काला ड्रैगन क्राउन प्रिंस के बारे में बात करना जारी रखे हुए था। उद्धरण चिन्ह ... मिस्टर केल कुछ मेरे जैसे लगते हैं। युवराज कुछ कह रहे थे, लेकिन केल कुछ सोचने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने सहजता से जवाब दिया। महाराज, ऐसा वक्तव्य मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। क्राउन प्रिंस ने केल का हाथ छोड़ दिया, जैसे कि वह घबराया हुआ था। केल ने घबराहट को नोटिस नहीं किया और बिना कुछ कहे पीछे हट गया, एरिक के पीछे चला गया। जब चीजें जटिल हो जाती थीं, तो एरिक को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना आसान था। क्राउन प्रिंस ने एरिक की ओर अपनी नजर घुमाने से पहले उत्सुकता से केल को देखा। एरिक ने एक बार फिर युवराज से बातचीत शुरू की। केल ने उसे देखा और सोचने लगा। वहां एक कारण है। एक कारण था कि युवराज दूसरे और तीसरे राजकुमारों से सावधान था। एक कारण ये भी था कि राजा का अनुग्रह अचानक तीसरे राजकुमार को क्यों मिल गया। वह सब कुछ भांपने में सक्षम था। क्या वह सचमुच उसका बेटा नहीं है, या उसके जन्म का कोई और रहस्य है? केल का ध्यान उस नाटक पर चला गया जिसे किम रोकसू ने हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद एक रेस्तरां में काम करते समय देखा था। युवराज अल्बेरू क्रॉसमैन स्वाभाविक रूप से मुख्य पात्र थे। केल ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। अभी भी हो, अब वह शांत रहेगा। उसने किसी और बात के बारे में पता न लगाने का निर्णय लिया। केल ने अपना वादा पूरी तरह निभाया। उसने आज शराब नहीं पी, और इस वजह से दूसरे इलाकों के रईस, जो उससे पहले कभी नहीं मिले थे, उससे बात करने के लिए उसके पास आए। केल हर बार एरिक की तरफ देखता और एरिक काम पर लग जाता। ऐसा एक दो बार होने के बाद केल चुपचाप अपने आप से बुदबुदाया। ओह, ये बहुत अच्छा है। वह धीमी सी बुदबुदाहट सुनकर गिलबर्ट और अमीरू चौंक गए और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात करने लगे। क्या यह अजीब नहीं है?
सही। वे दोनों एरिक और केल से थोड़ा दूर चले गए। हालांकि केल ने युवती अमीरू की ओर देखा और अमीरू ने केल से नजरें मिलाने के बाद पीछे हटना बंद कर दिया। वैसे युवा महिला अमीरू, हाँ, मैंने सुना है कि आपके इलाके की तटरेखा बेहद खूबसूरत है। क्या ये सच है? बेशक, तट की ओर देखने वाली चट्टानें बहुत खूबसूरत हैं। सुंदर मेरी गांड। केल ने चट्टान के बारे में सोचा और सोचा कि हवा की ध्वनि को अर्जित करना कितना कठिन होगा। उपन्यास में हवा की ध्वनि एक प्राचीन शक्ति थी जिसे विपर किंगडम के गैर जादूगर गुट के एक सदस्य ने पाया था। हालांकि यह अजीब बात हो सकती है कि विपर साम्राज्य के एक व्यक्ति को रोअन साम्राज्य में एक प्राचीन शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। वैसे भी वह शक्ति मूल रूप से एक जादूगर कातिल के पास चली गई थी, एक बेहद क्रूर मूर्ख जो गृहयुद्ध के दूसरे भाग के करीब दिखाई देता है। वह पहले से ही इतना शक्तिशाली था कि उसने वास्तव में इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया। जादुई टावर जल्द ही गिर जाएगा। गृहयुद्ध के बाद गिरे हुए जादुई टावर के स्थान पर एक नया जादुई टावर बनाया जाएगा और रोजलिन उस नए जादुई टावर का प्रभारी बन जाएगा। चुई हान, जादूगर का वध करने वाला और साम्राज्य का युवराज। ये तीन लोग ही पश्चिमी महाद्वीप के बीच में होने वाली सभी घटनाओं के नायक के रूप में सामने आते हैं। उपन्यास में इस बात पर भी चर्चा की गई है कि कैसे पश्चिमी महाद्वीप के दक्षिणी जंगल की रानी दक्षिण को एकीकृत करने के मामले में भी शामिल हो गई। चोई हान जिस गुप्त संगठन से लगातार जूझता रहता है, उसे किनारे रखकर यह महाद्वीप अपनी 200 साल पुरानी शांति को तोड़कर सत्ता के लिए लड़ाई शुरू कर देगा। केल ने एरिक की ओर देखा, जो उसके लिए सब कुछ संभाल रहा था, और घड़ी की ओर देखा। दावत जल्द ही खत्म हो जाएगी। बेशक रईस खाने के बाद होने वाली बातचीत के समय का इंतजार कर रहे थे। मेरे मतलब का नहीं, ये केल का कोई काम नहीं था। युवा मास्टर गिलबर्ट, भोजन समाप्त होने के बाद मुझे जाने दिया जाना चाहिए, है ना? गिलबर्ट ने केल की ओर देखा, जो आराम से फल खा रहा था, जैसे कि वह पिकनिक पर गया हो, और अपना सिर हिलाया। हाँ, हम भोजन के बाद युवराज से मिलने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप शायद हमारे साथ जाने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? ठीक है, मैं वहाँ क्या अच्छा कर पाऊंगा? आप तीनों को निवेश संबंधी जानकारी के बारे में ज्यादा जानकारी है। केल की बात सुनकर गिलबर्ट का चेहरा बदल गया। वह थोड़ा हैरान लग रहा था। उद्धरण चिन्ह ... आप दस्तावेज पढ़ें। एक सा। केल ने सहजता से जवाब दिया, फिर क्राउन प्रिंस की ओर देखा, जो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ था। वह भोजन के खत्म होने की घोषणा करने वाला था। केल को आज की सभा के पीछे का असली कारण पता नहीं चला, लेकिन वह इससे निराश नहीं था। न जानने का मतलब था कि उसके इसमें फंसने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन युवराज की बातें सुनकर केल का माथा ठनका। आज रात आप सभी के साथ इस दिन को साझा करना मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने उन लोगों के लिए एक साधारण वाइन पार्टी की व्यवस्था की है जो इसमें रुचि रखते हैं, इसलिए कृपया इसका आनंद लें। मैंने आने वाले जन्मदिन समारोह में आप सभी के लिए एक स्थान भी तैयार किया है। युवराज अलबरू ने ये सब बातें बहुत प्रसन्नतापूर्वक कही। मुझे आशा है कि आप सभी इस दिन की खुशियों को साझा करने के लिए वहां मौजूद होंगे। केल ने अपनी आह रोक ली। हालांकि अल्बेरू कह रहा था कि उसे उम्मीद है कि वे सभी वहां होंगे, लेकिन यह उन्हें वहां रहने के लिए मजबूर कर रहा था। उद्धरण ... मुझे लगता है कि जब बम फटेंगे तो मैं प्लाजा में रहूंगा। यद्यपि यह अपेक्षित था, लेकिन केल को यह बहुत पसंद नहीं आया। तो फिर आइए हम इस रात्रिभोज का समापन करें। केल अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। अधिकांश लोग क्राउन प्रिंस और दूसरे और तीसरे राजकुमारों के साथ शराब पार्टी में जाना चाहते थे, लेकिन जो लोग क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए स्वीकृत नहीं थे, वे चाहकर भी नहीं जा सकते थे। केल ने व्हीलचेयर की ओर देखा जो उसके आगे से गुजर रही थी। टेलर उसके पास से गुजरा और केज, जो टेलर की व्हीलचेयर को धक्का दे रहा था, सीधे उसके पीछे गया और धीमी आवाज में फुसफुसाया जिसे केवल केल ही सुन सकता था। बाद में मिलेंगे, हमारे छोटे भाई। मैंने कहा कि मैं उनका छोटा भाई नहीं बनना चाहता। केल की निगाहों में उसकी भावनाएं स्पष्ट रूप से दिख रही थीं, लेकिन केज ने कुछ न समझने का नाटक किया और एक अच्छी और शुद्ध पुजारिन होने का नाटक करते हुए राजकुमार की ओर बढ़ गई। युवा मास्टर केल, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। युवती अमीरू ने केल के पास जाकर उसके साथ चलने की पेशकश की। केल ने अमीरू के हरे बालों और शांत लेकिन परिष्कृत भाव को देखा और सहजता से पूछा, क्या आपको चिंता है कि मैं बाहर जाते समय परेशानी खड़ी कर दूंगा? दुर्भाग्यवश युवा मास्टर नियो भी जल्दी ही वापस जा रहे थे। वह कह रही थी कि वह उसके साथ जा रही है ताकि नियो के फिर से कुछ शुरू करने की स्थिति में वह उसके साथ जा सके।
केल बिना किसी और सवाल के बैंक्वेट हॉल के दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके बगल में अमीरू था। वे दोनों बिना कुछ कहे केल की गाड़ी के पास पहुंचे और पाया कि रॉन गाड़ी के पास इंतजार कर रहा था। युवा मास्टर केल, आज अच्छा काम किया। अमीरू की बात पर केल ने अपना सिर हिलाया। ये कठिन था, लेकिन तुम्हें वापस जाना होगा और कुछ और काम करना होगा। युवा महिला अमीरू। अमीरू मुस्कुराया और बोलना शुरू किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें कुछ अच्छी खबरें चाहिए। हालांकि केल को उसकी आवाज में निराशा का एहसास हो गया था। उत्तर पूर्वी तट वास्तव में एक बेकार जमीन का टुकड़ा था। ये चट्टानों से भरी एक जगह थी जहां और कुछ भी दिलचस्प नहीं था। इसके अलावा चट्टानों के आसपास के भंवर भी एक समस्या थे। इस क्षेत्र में रहने वाले अनुभवी लोग जानते थे कि इनसे कैसे बचा जाए, लेकिन ये दूसरों के लिए एक खतरनाक जगह थी। पवन की ध्वनि भंवरों के लिए जिम्मेदार है। अमीरू और गिलबर्ट इस बेकार समुद्र में कुछ निवेश करना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो। केल ने अमीरू की ओर देखा, जो अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ बोल रही थी। मुझे विश्वास है कि हम ऐसे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं। युवती अमीरू। हाँ, युवा मास्टर केल। केल ने सोचा कि एरिक, गिलबर्ट और अमीरू को कुछ मदद देना बुरा नहीं होगा, जिनके साथ वह आज अपने अधीन जानवरों की तरह काम करता था। उन्हें अभी भी पूर्वोत्तर के रईसों की बैठक में शक्ति संतुलन की आवश्यकता थी, और अमीरू ऐसा व्यक्ति लग रहा था जो रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से बनाए रखेगा। मुझे विश्वास है कि महामहिम इस निवेश में काफी रुचि लेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अमीरू ने केल के बयान से सहमति जताई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्राउन प्रिंस को यह मुद्दा याद था, भले ही एरिक ने पहले इस मुद्दे को उठाया ही न हो। आपने पर्यटन के लिए निवेश पर चर्चा की थी ना? हाँ, तटीय चट्टानों का उपयोग करके पर्यटन में निवेश करना। केल की राय में यह पूरी तरह से बेकार था। वह अमीरू के पास गया और उसके कानों में फुसफुसाया। यदि आपको निवेश की सख्त जरूरत है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए विपर किंगडम और अन्य उत्तरी राज्यों के संबंध में अपने तटरेखा के स्थान के मूल्य के बारे में सोचना अच्छा होगा। माफ करें। केल ने भ्रमित अमीरू की ओर कंधे उचकाए और आगे कहा, बेशक ये सबसे अच्छा होगा कि जो मैंने अभी कहा उसे आप अपने तक ही रखें। उद्धरण चिन्ह ... मैं अभी आपके शब्द याद रखूंगा। केल अमीरू से संतुष्ट था, जो भ्रमित लग रही थी, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा। वह गाड़ी पर चढ़ गया और अमीरू को हाथ हिलाया। अमीरू ने हल्के से अपना सिर हिलाकर उसके हाथ हिलाने का जवाब दिया। केल ने रॉन से बात करना शुरू किया, जो गाड़ी का दरवाजा बंद कर रहा था। चल दर। हाँ, युवा स्वामी। गाड़ी जल्दी ही चलने लगी। केल ने अमीरू की ओर देखा, जो बिना अंदर जाए गंभीरता से सोच रही थी कि केल ने क्या कहा था, और उत्तर पूर्वी तटरेखा के बारे में सोचने लगी। उत्तर पश्चिमी तटरेखा रेतीले समुद्र तटों से बनी थी। इसकी तुलना में अमीरू और गिलबर्ट के क्षेत्र की तटरेखा जटिल थी, जिसमें कई छोटे द्वीप थे। इसके अलावा वे तीखी चट्टानों से भी घिरे हुए थे। अंत में वहां केवल कुछ ही स्थान थे जहां जहाज सुरक्षित रूप से लंगर डाल सकते थे। बेशक वहां के मछुआरे अनुभवी थे, जो बिना किसी परेशानी के सुरक्षित रूप से मछली पकड़ने के लिए भंवर से बचने में सक्षम थे। वे केवल भ्रमण और पर्यटन के बारे में ही सोचते थे, क्योंकि वहां शांति काफी समय तक रही थी। लेकिन युवराज को पता होगा कि शांति का अंत शीघ्र ही निकट आ रहा है। वैसे भी मुझे बस इतना करना है कि उस प्राचीन शक्ति को प्राप्त करना है, इससे पहले कि जादूगर उसे अपने लिए ले ले। केल ने इस बारे में और न सोचने का फैसला किया। उस रात जब केल दावत से वापस लौट रहा था, तो उसे 2 रिपोर्टें दी गईं। हमें 4 जादुई बम मिले। उपन्यास में 5 अलग अलग स्थानों पर स्थित थे और 5 लोगों पर स्थित थे। वे सभी प्लाजा के आसपास थे। मुझे नक्शा दिखाओ। केल ने अपना हाथ चोई हान की ओर बढ़ाया। चोई हान ने ब्लैक ड्रैगन को जादुई बमों वाली जगह पर छोड़ दिया था और खुद ही वापस आ गया था। ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी से वापस आ गया था, क्योंकि उसके चेहरे पर पसीना था। हमें एक मिला और फिर मैं ड्रैगन को अपनी बाहों में लेकर हर जगह अच्छी तरह से देखने के लिए दौड़ा। इस प्रक्रिया में हमें 3 और मिले, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे यकीन है कि हमें प्लाजा के अलावा कहीं और देखने की जरूरत है, लेकिन अब तक हमने जिन जगहों पर देखा है, वहां कोई नहीं था। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद उत्सव के दिन तक सब सुरक्षित रहेगा। लेकिन खतरनाक चीजों से पहले ही छुटकारा पा लेना बेहतर है। चलो उत्सव के दिन सुबह सुबह उन्हें चुरा लें। उद्धरण चिन्ह ... माफ करें। केल को जिन जादुई बमों के बारे में पता था, उन्हें नष्ट करने के लिए डेवलपर को सिग्नल भेजना पड़ता था। हालांकि ब्लैक ड्रैगन या रोजलिन के जादू के स्तर पर किसी के लिए भी डेवलपर और बमों के बीच कनेक्शन को काटना बहुत आसान था, भले ही ऐसा करने में कुछ समय लगे।
इसी तरह रोजलिन उपन्यास में लोगों पर बमों को नष्ट करने में सक्षम थी। ये काम उत्सव के दिन ही किया जाना चाहिए। उस रक्तपिपासु जादूगर को ये सोचने पर मजबूर करने का यही एकमात्र तरीका था कि सब कुछ ठीक है। उन्हें चुरा लेंगे, हम उन्हें नष्ट नहीं करेंगे। केल ने भ्रमित चोई हान को नक्शा वापस थमा दिया और बोलना शुरू किया। हम ऐसी उपयोगी चीजों को क्यों नष्ट करेंगे? भले ही बमों का उपयोग नहीं किया जा सकता हो, लेकिन उनके अंदर मौजूद सघन रूप से भरा हुआ मैना एक बहुत ही उपयोगी घटक था। मैं इसे अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। चोई हान को लगा कि केल की मुस्कान बहुत चालाकी भरी थी। केल ने चोई हान से बात करना जारी रखा, जिसने भ्रमित भाव से नक्शा स्वीकार कर लिया। देखते रहो, क्योंकि और भी बम हो सकते हैं। ये देखने के लिए कई बार जांच करो कि कहीं बम का स्थान भी तो नहीं बदल गया है। चोई हान और ब्लैक ड्रैगन को अब प्लाजा के आसपास छिपकर रहना होगा और जांच जारी रखनी होगी। ये कठिन, उबाऊ और उनके दिमाग पर बहुत भारी पड़ने वाला होगा, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जो केल खुद करने जा रहा था। केल ने ऑन और हॉन की ओर देखा, जो अभी अभी अपनी झपकी से जागे थे और सोने लगे थे। भुगतान करने का समय आ गया है। केल ने चोई हान से भी बात की। जाओ, काम पर जाओ। दोनों बिल्ली के बच्चे, जो थके हुए होकर अपनी आंखें मल रहे थे, और चोई हान कैल के निर्देशानुसार काम पर चले गए। कैल ने इत्मीनान से उन्हें छत की खिड़की से कूदते हुए देखा और फिर शराब पी ली, जिसे उसे भोज में पीने का मौका नहीं मिला था, और फिर सो गया। केल को सोते समय एक सूचना दी गई। केल जागने के बाद ये समाचार सुन पाया। बिलोस आज राजधानी पहुंचने वाला था, जन्मदिन समारोह से एक दिन पहले। केल तुरंत उस सराय की ओर चल पड़ा जहां वह बिलोस से मिलने वाला था। ये वह जगह थी जहां 10 भेड़िए के बच्चे रह रहे थे। बेशक ऑन, हॉन्ग और लॉक केल के साथ थे जब वह सराय की ओर जा रहा था। उसने लॉक की कही गई बातों के बारे में सोचा और पूछा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई बहनों की देखभाल करूं? हाँ, मेरे सौदे की यही शर्त है। और आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ मैं ही नहीं करूंगा। लॉक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अगर यह सिर्फ आप नहीं हैं, तो और कौन है? लॉक ने तुरंत जवाब दिया, मेरे भाई बहन मेरे साथ ऐसा करेंगे। हम एक समूह के रूप में ज्यादा मजबूत हैं। केल को महसूस हुआ कि उसके सिर का पिछला हिस्सा ठंडा हो रहा है। बिल्कुल नहीं। लॉक ने बेरहमी से केल को एक और मानसिक झटका दिया। ब्लू वुल्फ जनजाति का मजबूत शूरवीर होने का एक प्रसिद्ध इतिहास है। वह इतिहास, यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मुझे जानने की जरूरत है। केल ने लॉक से मुंह मोड़ लिया, जो गाड़ी में उसके सामने बैठा था।